अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, ठीक ठाक कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रॉबली आज हमारी 100% बल्कि श्योरिटी है कि आज हमारी लास्ट क्लास है और इसके बाद आपका Q2 का फाइनल क्विज़ होगा। तो हम सही। थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते हैं, आप लोग के कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो आप कर सकते हैं, ताकि बाकी बच्चे हमें जॉइन कर सकें। सो ये लास्ट क्विज़ जो है ये ऑनलाइन ही होना है जैसे क्विज़ 1 और 2 हुए? बिल्कुल ओवरऑल। आगे भी हमारा जो इन फ्यूचर यानी Q3 स्टार्ट होगा वो भी आपका ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि कोविड की वजह से दोबारा चीज़ें बंद हो जाएँ। वैसे सर इस क्विज़ में अभी जो है वो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है या थ्योरी है, क्या होगा? या कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग है, यानी आप समझे 5% प्रोग्रामिंग होगा, बाकी 95% थ्योरेटिकल है। तो अब सही। उसका पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि आप एक दफ़ा तमाम चीज़ों को पढ़ें और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगे उसको हाईलाइट कर लें। फिर उसी चीज़ को आप दोबारा पढ़ें, जो हाईलाइट हुई हुई चीज़ें हैं उनको मेमोराइज करें कि इनकी क्या मीनिंग थी। सही। ठीक है, तो बहुत आराम से आप ये क्विज निकाल देंगे। तो और इस क्विज शुरू कर दें, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। बिल्कुल अभी तो सिर्फ डिस्कशन चल रही है क्विज वगैरह से पहले में। वही क्या पॉइंट था, मैंने वही मिस कर दिया, मतलब क्या। तो पॉइंट पढ़ने का तरीका ये है कि आप यानी एक दफ़ा चीज़ों को पढ़ें, चैप्टर 1 को या चैप्टर 2 को। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे उन्हें हाईलाइट कर लें। फिर उसी चीज़ जो हाईलाइट आपने की है ना, नेक्स्ट टाइम उसको आप दोबारा पढ़ें और हाईलाइट हुई हुई चीज़ें जो हैं उनको मेमोराइज करने की कोशिश करें। और ठीक डेट है, तो वगैरह फाइनल हुई? नहीं अभी तक कोई डेट वगैरह फाइनल नहीं हुई। तो आज मैं यानी फाइनल मैनेजमेंट को कहूँगा कि आपका यानी क्वार्टर एंड हो गया, उसके बाद फिर फाइनल को इसकी डेट वगैरह अनाउंस की जाएगी। लास्ट सर क्लास क्विज़ अभी। की आज ड्यूर लास्ट क्लास है। अच्छा। सर क्विज़ की ड्यूरेशन जो है वो जो पहले क्विज़ 1 और 2 हैं वही है या थोड़ा लॉन्ग होगा क्विज़ या नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं? नंबर क्वेश्चन आपके फिक्स होंगे तो लिमिटेड टाइम ही होगा, 45 मिनट्स का, 35 मिनट्स का। तो ज़्यादा लेंथी हम नहीं करेंगे। असल में होता ये है कि ज़्यादा लेंथी जब क्विज हम बनाते हैं ना, तो सर शुरू के आप जो फोकस होके दे रहे होते हैं ना, 45 से 40 जो क्विज होते हैं उन पे आपकी फुल कंसंट्रेशन होती है। और बाकी के जो होते हैं ना, फिर आप बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है और जस्ट आप उसको सिलेक्ट कर रहे होते हो। सही। तो इसलिए कोशिश होती है कि हमारी मैक्सिमम 50 से 60 हमारे क्विजों से ज़्यादा ना हो। ठीक। कहाँ है सर, कराची है? हाँ, अभी तक तो हम कराची में ही हैं। कैसी लाइफ गुजर रही है वहाँ? बेहतर हुआ है? यार कुछ इलाकों में पानी बहुत ज़्यादा भरा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे तो नहीं हुआ, तो खैर बचत है। बाकी ये है कि कुछ यानी रास्ते ऐसे थे जो अभी तक यानी आपको ब्लॉक मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा हुआ है। सर न्यूज़ेस में ही ज़्यादा था। जब वहाँ पूछा है जो रिलेटिव्स रहते हैं तो उनके यहाँ भी कुछ नहीं हुआ हुआ था। हाँ, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा आप समझें कि लोगों के नुकसान हुए हैं। डीएचए में बहुत ज़्यादा हुए हैं। डीएचए तौहीद कमर्शियल या बल्कि इत्तेहाद जो है ना, तो ख़याबान इत्तेहाद के अंदर काफ़ी लोगों का बहुत नुकसान हुआ फेज़ 8 की तरफ, क्योंकि उन्होंने वो समंदर पे ही बनाया था फेज़ 8 ना। तो नुकसानात अच्छे खासे हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें बेहतर हैं। बारिशें वगैरह अब तो नहीं हो रही ना मेरे ख्याल से? नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा होता है कि अभी बरसेगा बादल, लेकिन बरसता नहीं है। यानी मौसम अच्छा हुआ हुआ है। सही। यहाँ पे गर्मी है सर, यहाँ का मौसम आप ले गए हैं। कुछ नहीं कह सकते यार। ये डिपेंड करता है, देखें इस्लामाबाद में ना हरियाली बहुत है, तो वहाँ का मौसम थोड़ा यानी ये है कि अच्छा होता है, नमी वगैरह होती है।
यहाँ पे क्योंकि हरियाली कम है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपकी बहुत यानी गर्मी भी बहुत शिद्दत की पड़ती है। और समंदर की हवा जो है वो उसमें की वजह से नमी रहती है, यार वो तो नुकसान आपको पहुँचा रही होती है समंदर की हवा, आपकी चीज़ों को, आपकी गाड़ी को, हर चीज़ को नुकसान ही पहुँचा रही है। रस ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से। हम्म। चलें जी, तो हम फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ हमने टेक्निक्स और टेक्निकल टर्म्स सीखी थी। रेगुलराइजेशन क्या होती है, जनरलाइजेशन क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ठीक है। ओवर कैपेसिटी क्या होती है मॉडल की, और ठीक है, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग और आइडियल फिटिंग क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन आप लोग मुझे बताएंगे, ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है। जी दोस्तों, ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब था। ऑप्टिमाइजेशन से सर जी 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 मैडम बोलिए। बोलें। सर बेसिकली जो आपका एरर आ रहा होता है ना, जो आपकी वैल्यू डिफर कर रही होती है एक्चुअल वैल्यू से, उस वैल्यू को आप देते हो ऑप्टिमाइजर को, तो वो आपके वेट्स को अपडेट करता है, तो इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ओके। बुनियादी तौर पर सर हम ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो जो ट्रूथ वैल्यू है यानी ट्रू वैल्यू है और प्लस जो हमारा एक्चुअल प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज कर रहे थे, इसी को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है। ओके, तो इसका मतलब है, सिंपल सी डेफिनेशन है, वेल परफॉर्मिंग ऑन ट्रेनिंग डेटा। जब आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म करे ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, यानी आपकी एक्यूरेसी वगैरह जो अच्छी आ रही है ट्रेनिंग के वक्त, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम हैं वो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, ठीक है। चाहे वो एसवीएम हो, ग्रेडियंट आपकी क्या नाम है, डिसीजन ट्री हो, या इसके अलावा दूसरे आपके पास एल्गोरिथम हो, न्यूरल नेटवर्क हो, वो सारे के सारे बिल्कुल परफेक्ट आपको यानी मैपिंग करते हैं, ए टू बी मैपिंग करते हैं ऑप्टिमाइजेशन में, वेल परफॉर्म करते हैं किसके अंदर, ट्रेनिंग डेटा पे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा हमारे पास टॉपिक था जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन थी, वेल परफॉर्म ऑन अनसीन डेटा और टेस्टिंग डेटा। जब आपका मॉडल अनसीन डेटा के ऊपर अच्छा परफॉर्म करे उसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन तो सारे के सारे एल्गोरिथम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सबके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि वो आपको जनरलाइजेशन अच्छी नहीं देते। जनरलाइजेशन को हम कैसे यानी इम्प्रूव करते हैं, वो टेक्निक्स हमने सीखी थी। अच्छा, और कैसे हमें पता चलता है कि कहाँ से ओवर फिटिंग स्टार्ट हो रही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी ओवर फिटिंग हो रही है। आपने मॉडल को ट्रेन किया, आपके मॉडल की एक्यूरेसी आई 99 पॉइंट, ठीक है, 99 जो भी आपकी आ रही है, या 98% आपकी एक्यूरेसी आई। अच्छा, वही चीज़ जब आप अनसीन डेटा के ऊपर उसको प्रिडिक्ट करवाते हैं या इवेल्युएट करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलता है आपकी एक्यूरेसी 99 से गिर के आ जाती है 94 पे। तो जहां भी थोड़ी सी भी यानी एक्यूरेसी जो कि अनसीन डेटा के ऊपर कम होती है, तो ये पहचान है कि यहाँ पे क्या हुआ है, ओवर फिटिंग किसी ना किसी पॉइंट पे स्टार्ट हुई है, ठीक है। ओवर फिटिंग की वजह से आपकी जो अनसीन डेटा है उसकी एक्यूरेसी 5% कम हो गई, ठीक है ना। 199 थी, यहाँ पे क्या हो गया 94, तो 5% आपकी एक्यूरेसी कम हो गई। अच्छा, ये 96 भी होती जब भी आपकी क्या है परसेंटेज कम हुई है। ये 98 है, 1% भी कम हो रही है जब भी आपकी क्या है एक्यूरेसी कम हो रही है अनसीन डेटा के ऊपर। तो यहाँ पे ये पॉइंट कि जहां भी एक्यूरेसी चाहे वो 0.10% ही कम क्यों ना हो, तो ये कम होने की वजह जो होती है वो क्या होती है, ओवर फिटिंग, ठीक है। अच्छा, ओवर फिटिंग को हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते 100%,
यानी मैं कह रहा हूँ 98% आपकी यानी ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेसी आई है और 98% ही आपकी टेस्ट डेटा के ऊपर एक्यूरेसी आई है, ऐसा नहीं होता। किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर जाके आपकी एक्यूरेसी गिरना स्टार्ट होती है। तो ये जो गिरना स्टार्ट होती है, गिरने की सिर्फ और सिर्फ वजह क्या होती है? ओवर फिटिंग। हम ओवर फिटिंग को ख़त्म नहीं कर सकते, हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो ओवर फिटिंग को कम करने की कोशिश को हम कहते हैं रेगुलराइजेशन। जब आप यानी ओवर फिटिंग को कम करते हैं तो आपकी रेगुलराइजेशन खुद ब खुद इनहेंस होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो उसमें कुछ टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स क्या हैं? अच्छा देखें, मुझे ये बताएं कि और पहले यानी आपके अनसीन डेटा के पर जैसे आपकी ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेसी थी 99 और टेस्ट डेटा के ऊपर आपकी एक्यूरेसी आई 94, कितनी परसेंट एक्यूरेसी कम हुई है आपकी? 1%। 1%। अच्छा, दूसरे वाले के अंदर मैं यानी कुछ हाइपर पैरामीटर को ट्यून करता हूँ और ट्यून करने के बाद मेरी जो एक्यूरेसी है अनसीन डेटा की वो चली जाती है 96 पे, अनसीन डेटा की यानी टेस्टिंग डेटा की। तो मुझे बताएं जनरलाइजेशन किसकी अच्छी थी, जिसकी 94 एक्यूरेसी आई थी या जिसकी 96 आई है एक्यूरेसी अनसीन डेटा की? पहले वाले की। ओके, किस तरह? कि हमने जो दूसरा वाला डाटा है उसको भी हमने ट्रेन करने से पहले मेरा ख्याल ये है कि हमने उसको ट्रेन तो नहीं किया डाटा को उसके ऊपर, हमने डायरेक्ट उसके ऊपर जो है ना वो एक्सपेरिमेंट को उसका ले लिया, उसके रिजल्ट्स ले लिए। क्योंकि नहीं पहली नहीं, सूरत में ट्रेन और अगर टेस्ट तो दोनों ही होगा। अगर दोनों है तो इस सूरत में फिर दूसरे की ज़्यादा बेहतर है। दूसरे की तो बिल्कुल 100% ऐसा ही है। ये दूसरा वाला जो है यानी अनसीन डेटा की एक्यूरेसी जहाँ भी अच्छी आए, ज़्यादा आए, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी जनरलाइजेशन अच्छी है। ठीक है, डेफिनेशन है वेल परफॉर्म ऑन अनसीन डेटा। तो जहाँ भी वेल परफॉर्म करे आपके अनसीन डेटा के ऊपर, उस मॉडल को मैं कह सकता हूँ कि इसकी जनरलाइजेशन क्या है? अच्छी है। ओके, सर एक क्वेश्चन है, जी बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है कि हम एक दफ़ा जब हम ट्रेनिंग डाटा के ऊपर फर्स्ट ट्रेनिंग साइकिल जब चलता है तो हमारे पास उसका रिजल्ट 95 आता है फॉर एग्जांपल, और दूसरी दफ़ा जब उसी के ऊपर करें तो वो उससे कम हो जाए, तो उस सूरत में भी हम क्या उसको ओवर फिटिंग करेंगे या क्या करेंगे उसको? अच्छा, आप जस्ट कह रहे हैं ट्रेनिंग के वक्त? जी बिल्कुल। अच्छा, ट्रेनिंग के वक्त ऐसा बिल्कुल होता है और बार बार होता है और इसकी वजह ओवर फिटिंग है। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है ना, इपॉक क्या होता है? जी सर। इपॉक, इपॉक की डेफिनेशन ये है, मेरे पास 100 सैंपल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करता करूँ, ऑप्टिमाइज़र जो हमारे पास होता है ना, ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइज़र, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइज़र, मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइज़र, यानी ग्रेडियंट डिसेंट की 3 सब टाइप हैं। एक ग्रेडियंट डिसेंट, दूसरा स्टोकेस्टिक और तीसरा मिनी बैच स्टोकेस्टिक। इन तीनों में फ़र्क क्या है, पहले ये समझते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, देखिए पहले इपॉक को हम समझते हैं। आपके पास 100 डेटा है तो ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, ये सीक्वेंस से ट्रेनिंग के दौरान मैं 100 सैंपल को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये सीक्वेंस से जो डेटा रखा हुआ है, पहला डेटा उठाएगा, मॉडल के पास लेके जाएगा, वेट को अपडेट करेगा, दूसरा डेटा लेके जाएगा, उसके जो रिजल्ट आएंगे उसकी बेस पे वेट्स को अपडेट करेगा, इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा सीक्वेंस से एक एक डेटा उठाएगा और सारे 100 सैंपल्स वो लेके जाएगा मॉडल के पास और फिर आपके वेट्स अपडेट होते हैं। जब 100 के 100 डेटा इस मॉडल से गुजर जाते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं एक इपॉक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा शुरू से पहली सीक्वेंस से वो डेटा उठाएगा और फिर दोबारा यानी वो क्या करेगा, अपने मॉडल को देगा और फिर आपके क्या होंगे, वेट्स अपडेट होंगे, तो ये दूसरा इपॉक होगा। तो इपॉक क्या होता है ये आपको पता चल गया। और पहला वाला जो मॉडल है उसका नाम था ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट हमेशा एक एक रो को लेके जाता है, पहली चीज, और वो क्या करता है, सीक्वेंस से डेटा उठा के लेके जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई कि एक एक रिकॉर्ड मॉडल के पास लेके जाता है और फिर उसके वेट्स को अपडेट करता है, और दूसरा मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे सीरीज से लेके जाता है, सीक्वेंस से लेके जाता है। ठीक है, और सीक्वेंस से लेके जाता है, सीक्वेंस से लेके जा रहा हो, एक एक करके लेके जा रहा है।
फिर एक और नई टेक्निक बनाई इसके अंदर जिसका नाम था स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर। स्टोकेस्टिक का मतलब था रैंडम, ठीक है। तो स्टोकेस्टिक में क्या होगा, वो जो 100 सैंपल्स है अब ये सीक्वेंस से नहीं लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, एक उठाएगा। रैंडमली कोई भी एक उठाएगा, ठीक है। वो लेके जाएगा, मॉडल को देगा, वेट्स को अपडेट करेगा। फिर उसके बाद रिमेनिंग जो 99 है उनमें से रैंडमली कोई एक उठाएगा, फिर वेट्स को अपडेट करेगा। फिर रिमेनिंग जो 98 हैं उनमें से एक रैंडम उठाएगा, वेट्स को अपडेट करेगा। तो ये होता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर, ठीक है। ये भी क्लियर है। Yes, तीसरा वाला जो है हमारे पास है वो मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर। मिनी बैच साइज होता है। पहले वाले यानी जो दो हमने पढ़े इनमें एक एक उठ के जाता है और वेट्स अपडेट होते हैं, जबकि मिनी बैच के अंदर हम एक साथ एक साइज बना के टेंसर का भेजते हैं कि भाई 10 रोज एक साथ उठा के लेके जाओ, 25 रोज एक साथ उठा के लेके जाओ। तो अब वो एक एक करके नहीं लेके जाएगा। स्टोकेस्टिक मिनी बेच स्टोकेस्टिक, तो मिनी बेच यानी 25 जो डेटा है रैंडमली उठाएगा, उनको एक साथ मॉडल के पास लेके जाएगा और उनके बेस के ऊपर उनके वेट्स को अपडेट करेगा। तो ये जो टेक्निक है इस टेक्निक को हम क्या कह रहे हैं, मिनी बेच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर। ये भी क्लियर है, yes, yes, sir. ठीक है। तो ये हमारे पास इपॉक होता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की, या ग्रेडियंट डिसेंट की ये टाइप्स थी हमारे पास। अच्छा, फिर हमारे पास ओवरफिटिंग जो हो रही थी उसकी वजह क्या थी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। अगर मैं बात करता हूँ कि अच्छा मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ कि आपकी जो ओवरफिटिंग होती है वो किस वजह से स्टार्ट होती है, उसकी वजह क्या है। मैं रिसेप्शन पे एक यानी बंदे को बिठाता हूँ और मैं कहता हूँ जो भी आने वाला स्टूडेंट हो उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स आपको मार्क करने, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लर्न करनी है कि स्टूडेंट कौन है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो उसने क्या किया, हर स्टूडेंट के चेहरे के अगेंस्ट उसका रोल नंबर फाइंड कर लिया। तो वो उसका चेहरा देखते ही क्या करता है, उसकी अटेंडेंस मार्क कर देता है, ठीक है। सिर्फ इसका इतना काम है क्योंकि रिसोर्स कम है। अच्छा, अब मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जो भी स्टूडेंट आए उस स्टूडेंट की डिटेल आपको यानी नोट करनी है, लेकिन अब मैं 10 बंदे बिठा देता हूँ और इन 10 बंदों को मैं कहूंगा जो पहला बंदा काम करेगा, दूसरा उससे हटके काम करेगा, तीसरा उससे हटके काम करेगा, यानी कोई भी दो बंदे एक डेटा पे काम नहीं करेंगे। तो अब आने वाला जो स्टूडेंट है उसके फीचर्स आपको लर्न करने, जो पहला वाला लर्न कर लेगा वो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा जो कर लेगा वो तीसरा करे यानी करेगा। तो इस तरह आपका प्रोसेस चलेगा। तो अब लर्निंग की कैपेसिटी मैंने बढ़ा दी। एक ही स्टूडेंट को लर्न करने के लिए आपने कितने 10 रिसोर्स बिठा दी। तो अब क्या होगा, एक बंदा उसके चेहरे की बेस के ऊपर उसकी फेस की अटेंडेंस को मार्क कर रहा है, एक उसकी ड्रेसिंग को मार्क कर रहा है, एक उसकी यानी बिहेवियर को मार्क कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि हर रिसोर्स अलग अलग चीजों को लर्न कर रही है ट्रेनिंग के दौरान। ये पॉइंट क्लियर है। yes, sir. तो मैं जितनी रिसोर्स बढ़ाऊंगा उतनी ज्यादा लर्निंग बढ़ेगी ऑन ट्रेनिंग टाइम। तो ऑन ट्रेनिंग टाइम पे हमें नुकसान क्या होगा कि जब आप बहुत ज्यादा किसी भी बहुत चीज को ज्यादा फॉलो लर्न करेंगे तो वो स्पेसिफिकेशन की तरफ चले जाएगा। तो उस स्टूडेंट को उस ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो चीज आएगी उसको तो बहुत अच्छा पहचान लेगा, लेकिन जब अनसीन प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आज मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। मैंने कासिम की तस्वीर कैप्चर की, उसके अंदर कासिम की एक में यानी टी शर्ट में पिक्चर है और दूसरे में यानी पैंट यानी शलवार कमीज के अंदर आप कह लें एक पिक्चर है। दो तस्वीरें, मॉडल ट्रेन कर लिया 10 रिसोर्स के साथ। तो उसने कहा कि कासिम ने या तो शलवार कमीज पहनी हुई होती है या टी शर्ट। अब मैं अगर यहाँ पे पैंट शर्ट पहन के प्रॉपर आता हूँ फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर, तो अब क्या होगा, अनसीन डेटा के अंदर नहीं मॉडल पहचान पहचान पाएगा नहीं नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे फेस होती है कि वो स्पेसिफिक बहुत सारी अनरेलेवेंट चीजों को सीख लेता है जो कि उसको नहीं सीखना चाहिए थी। इस वजह से ओवरफिटिंग क्या होती है, जब रिसोर्स ज्यादा होती है। तो जब रिसोर्स ज्यादा होती है तो हमारी वो रिसोर्स अनरेलेवेंट चीजों को लर्न कर लेती है ट्रेनिंग टाइम पे, जिसकी वजह से आपकी कौन सी प्रॉब्लम यानी पैदा होती है या जनरेट होती है, ओवरफिटिंग की ओवरफिटिंग। तो हमारी जंग है ओवरफिटिंग को रोकने के लिए, तो हम इससे जंग करेंगे। अब जंग करने का पहला हथियार जो हमें बताया जा रहा है कि आप और डेटा गैदर करें।
यानी आपके पास कासिम की 4 तस्वीरें थी तो आप कासिम की 400 तस्वीरें कलेक्ट करें। लेकिन होता क्या है कि यार इतना सारा डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करें, ठीक है। तो डेटा की यानी हमारे पास हमेशा कमी रहती है। यही जो 4 तस्वीरें थी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी, तो मैं 400 तस्वीरें कैसे लूँ। तो भाई याला यानी काम कि मोर डेटा कलेक्ट करना, इसका मतलब है अच्छे खासे साल लग जाएंगे। तो ये तो नहीं होता, अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं होता फिर दूसरी चीज की तरफ हम जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, क्या हाईलाइट किया मैंने? नेटवर्क का साइज जो है ना कम कर देंगे, बिल्कुल रिड्यूस द कैपेसिटी। बिल्कुल परफेक्ट। तो हमें नेटवर्क का साइज रिड्यूस करना है। साइज से क्या मुराद है, कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? Number of hidden layers, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स एंड weights. न्यूरॉन्स उनमें जो है उनको कम कर दें। नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स या न्यूरॉन परसेप्ट्रॉन जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है। तो लेयर्स की क्वांटिटी को कम करना, या लेयर्स के अंदर जो नोड्स होती हैं जिसे आप बोलते हैं आउटपुट यूनिट्स, उनकी क्वांटिटी को कम कर दें। तो इससे भी क्या फ़ायदा होता है कि आपकी ओवरफिटिंग कम हो जाती है। अब देखिए ना, कासिम को या स्टूडेंट को लर्न करने के लिए मैंने 10 बंदे बिठाए हुए थे, अब सिर्फ 2 बंदे बिठा दूं तो वो 2 बंदे एक फेस के ऊपर फोकस कर रहा होगा और दूसरा उसके बिहेवियर पे फोकस कर रहा होगा। तो उससे यानी पता चल जाए ये कासिम है, कासिम का चेहरा और कासिम की आवाज सुन के ये दोनों यानी रिसोर्स पहचान जाएंगे कि हाँ भाई ये दोनों चीजें होती है तो ये कासिम है, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो जब मैं रिसोर्स कम करूंगा तो वो फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट चीजें सीखने पे, ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है क्या, रिड्यूस नेटवर्क साइज कम करने का, नंबर ऑफ लेयर्स और नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स कम करने का। तीसरा तरीका था वेट्स रेगुलराइजेशन। वेट्स रेगुलराइजेशन में क्या होता है, वेट्स क्या होते हैं, डब्ल्यू और बी। पैरामीटर और हाइपर पैरामीटर में क्या फर्क है, कोई बताएगा? पैरामीटर, हाइपर Parameter पैरामीटर, to input value ओके बताएं आप। और हाइपर पैरामीटर शुरू से ही मुझे कंफ्यूजिंग है सर। ओके, कोई और बताना चाहेगा? जी दोस्तों, पैरामीटर, हाइपर पैरामीटर नहीं, चले मैं बता देता हूँ। पैरामीटर की जब भी बात हो ना डीप लर्निंग में या मशीन लर्निंग में, तो पैरामीटर का मतलब होता है वेट्स, डब्ल्यू और बी, ठीक है। डीप लर्निंग के टर्म्स में मैं जब भी बात करूंगा पैरामीटर, तो आप क्या कहेंगे, डब्ल्यू और बी वेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं। अब याद रहेगा, यस सर इंशाल्लाह। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आप इनको वेट्स भी कहते हैं, इनको पैरामीटर भी कहते हैं, इनको ट्रेनेबल पैरामीटर भी कहते हैं, इनको लर्नेबल पैरामीटर भी कहते हैं। यानी पैरामीटर का वर्ड लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप पैरामीटर सिंपल याद रखें, वेट्स कह लें या पैरामीटर कह लें, बात एक ही है, सही, ये आपको याद रखना है। दूसरा है हाइपर पैरामीटर। जहां भी हाइपर का वर्ड इस्तेमाल होके पैरामीटर हम लगाते हैं, आप इसको मैप कर दें कॉन्फ़िगरेशन से। जब भी आप हाइपर पैरामीटर का वर्ड सुने तो आप उसकी मैपिंग किससे कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन। जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं अपने नेटवर्क को, तो कॉन्फ़िगर करने में जो भी वैल्यू आप देते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स, एक्टिवेशन फंक्शन, लॉस फंक्शन, ठीक है, इस तरह की जितनी भी चीजें आप कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त प्रोवाइड करते हैं, वो सारी की सारी जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यूज हैं उनको हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर, ठीक है। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि पैरामीटर और हाइपर पैरामीटर में क्या फर्क है? सर हाइपर पैरामीटर्स जो हैं वो कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे जब हम नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो उस वक्त जो जो वैल्यूज़ हम सेट कर रहे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे नंबर ऑफ हिडन लेयर्स हैं या उसके आउटपुट यूनिट्स जो हैं वो, और जो बाकी एक्टिवेशन फंक्शंस और ये सारी चीज़ें या बायस वगैरह जो हम सेट कर रहे थे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हाइपर पैरामीटर में। और ओके, जो पैरामीटर है वो हमारे हैं वेट्स जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो कि आउटपुट है बेसिकली किसी भी हिडन यूनिट का वेट और बायस वगैरह जिसको हम कहते हैं, वो हम इसको पैरामीटर कहते हैं।
ठीक है, वेट सिंपल आप इसको मैप कर दें, तो पैरामीटर को वेट से मैप कर दें और हाइपर पैरामीटर को कॉन्फ़िगरेशन से मैप कर दें, तो कभी भी आपको अब डेफिनेशन में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, लास्ट आपके पास जो तरीका है इन्होंने, अच्छा ये था वेट रेगुलराइजेशन, तो वेट्स जो थे पैरामीटर्स को ही अपडेट कर रहा है डब्ल्यू और बी को। अभी क्या होता है कि डायनामिक आपके जो वेट्स होते हैं ना वो जनरेट होते हैं, तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ये नेटवर्क खुद डिसाइड करता है। मैं उन वेट्स को लिमिटेड कर दूं कि भाई वेट्स की जो भी वैल्यू होगी 0.001 या तो बढ़ेगी या कम होगी, तो वेट्स की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट कर रहा हूँ। लिमिट करने की दो टेक्निक्स हैं हमारे पास। पहली टेक्निक का नाम है L1 और दूसरे वाले का नाम है L2। L1 का नाम जब भी सुने इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू एरर, और L2 का नाम जब भी सुने तो स्क्वायर रूट एरर। ठीक है, तो ये बस आपके पास है कि वेट्स रेगुलराइजेशन आपकी क्या होती है, वेट्स को आप लिमिट कर देते हैं, यानी डब्ल्यू और बी की वैल्यू जो जनरेट होगी उसकी लिमिटेशन आपने बता दी। और दूसरा आपने पार्ट क्या बता दिया कि L1 है या L2, यानी आपकी लॉस की कैलकुलेशन में किस तरह L1 को इस्तेमाल करना है या L2। L1 लॉस एब्सोल्यूट है, L2 का मतलब क्या है, स्क्वायर। ठीक है, सर तो जी वेट जी को वेट्स को, लिमिट करने का क्या क्या मतलब हुआ कि हम उसको कोई वेट्स, हाँ स्टैटिक तो अब वैल्यू दे रहे हैं? स्टैटिक वैल्यू आपकी यानी कम या ज्यादा होंगी, तो इससे अब फायदा क्या होगा कि आपके जो भी वेट्स अपडेट होंगे ना, तो ये हर पॉइंट के ऊपर आपकी ओवरफिटिंग को रोकेंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा भी था L1 L2 के साथ, शायद यहाँ पे ऊपर आया था, ये देख रहे L2 यहाँ पे नॉर्म मैंने इस्तेमाल किए, तो L2 के ऊपर अनसीन डेटा के ऊपर वैलिडेशन लॉस है ना दोनों का, तो वैलिडेशन लॉस आप देखें इतनी जल्दी नहीं बढ़ रहा, जबकि नॉर्मल नेटवर्क जिसमें आपने वेट रेगुलराइजेशन नहीं की थी उसके अंदर वेट्स बढ़ता जा रहा है हर पॉइंट पे। यहाँ पे ये हर पॉइंट के ऊपर कोशिश करेगा कि वेट्स कम से कम रहे, लॉस कम से कम रहे, सॉरी, क्योंकि वेट्स की वैल्यू कम जनरेट होती है। ठीक है, तो ये फायदा है। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट टेक्निक थी ड्रॉप आउट। जी, कोई बताएगा ड्रॉप आउट टेक्निक क्या है? सर ड्रॉप आउट में आप कुछ न्यूरॉन्स को ऑफ कर देते हैं, यानी कुछ लेयर्स में से जैसे 50% न्यूरॉन्स को ऑफ कर देते हैं, तो उससे आप देखते हैं कि आप परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा। ओके, तो ड्रॉप आउट टेक्निक है जिसके अंदर कुछ न्यूरॉन्स को, जो आपकी हिडन यूनिट्स होती हैं, उनमें हम एक थ्रेशोल्ड बताते हैं कि 20 से 50%, मिनिमम 20% हम ड्रॉप आउट लगाते हैं और मैक्सिमम 50%। ठीक है, आप इसको कम या ज़्यादा अपने मुताबिक एडजस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल आपको पता चलेगा कौन सी वैल्यू अच्छी है। तो हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं जीरो से। इससे क्या फायदा होता है, देखिए एक नुकसान ये भी हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हो वो उड़ा दे, बिल्कुल ऐसा होता है, रिप्लेस कर देता है ये जीरो से इंपॉर्टेंट फीचर्स को। लेकिन इससे फायदा क्या होता है, अनसीन डेटा के ऊपर जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा आती है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई कासिम को ना लर्न करने के लिए मैंने कासिम की तस्वीर दे दी, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि हर तस्वीर के अंदर कासिम की नाक सर होगी। आपके माइक की आवाज़ थोड़ी आवाज सी कम कम हो आ गई। रही मेरी आवाज कम हो गई, अब मुझे बताएं है। आप आवाज बेहतर है? जी सर, आप बेहतर। ओके, आवाज बेहतर है, चलें ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कासिम को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक उसकी पिक्चर देता हूँ, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हाँ आपका जो ट्रेनिंग के टाइम ना, वो कासिम की जो एक आंख है ना उसको उसने फोकस कर लिया कि ये आंख होगी तो ही कासिम होगा। ठीक है, उसने फोकस क्या किया हुआ, एक आंख के पैटर्न को। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉप आउट जब अप्लाई करते हैं तो वो रैंडमली कभी कान को मिस कर देता है, कभी आंख को मिस कर देता है, कभी हाथ को मिस कर देता है। तो अब अगर कासिम मिलता है जिसकी एक आंख, नाक या कोई भी एक पार्ट कम है उस तस्वीर में, तो हमारा मॉडल इस काबिल होगा, उसको प्रिडिक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेनिंग के वक्त ये सीखा हुआ होता है कि कोई ना कोई चीज मिस हो सकती है। तो ड्रॉप आउट हमेशा हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे अप्लाई करते हैं, या जस्ट किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे अप्लाई होता है ड्रॉप आउट? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे। ठीक है, तो ये फर्ज है कि हम जो ड्रॉप आउट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ और
सिर्फ ट्रेनिंग टाइम पे अप्लाई होती है, ठीक है। और इसका जो थ्रेशोल्ड है वो कितना है? 20 से 50। 20 to 50। 20 से 50, ठीक है। तो इस सर? टेक्निक से भी बहुत फायदा होता है आपकी। क्या इससे कम होती है? कम क्या होती है और बढ़ती क्या चीज है? ओवर फिटिंग। लॉस ओ- कम हो जाता है। ओवर फिटिंग क्या होता है? बढ़ता है, कम होता है। कम होता कम है। होता है। और इंक्रीज क्या होती है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किस चीज की? टेस्ट डेटा की। टेस्ट डेटा की, जिसको हम क्या कहते हैं? वैलिडेशन जनरलाइजेशन, और जनरल। ठीक है। तो जनरलाइजेशन आपकी अच्छी होती है। ओके, कोई सर? क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहा है? यस सर। सर इमेजेस जो हमारे पास आती हैं डिफरेंट पिक्सल साइजेस की, उसका हिडन लेयर से कोई ताल्लुक होता है? यानी उसके हिसाब से हम हिडन लेयर सेट करें? नहीं, हिडन लेयर से ताल्लुक नहीं होता है, इसका ताल्लुक होता है इनपुट लेयर से, से ठीक है। सही इनपुट लेयर से तो डायरेक्टली इसका ताल्लुक होता है। और अब यानी आपने, बल्कि हमने पहली क्लास में देखा था कि आप किसी भी साइज की इमेज दें, तो जब मैं उसको लोड करवाता, टेंसर में कन्वर्ट करवाता, तो न्यूरल नेटवर्क खुद उनको सेम साइज पे करवाता, याद है? यस डॉग एंड कैट की हमने जो एग्जांपल की, यस सर। ठीक है। तो इनपुट लेयर से तो डायरेक्टली कोरिलेट है। ठीक सर। चलिए, ग्रेट। अच्छा, अब अच्छा हम सर, बात एक करते क्वेश्चन है। आपने कहा था कि ये ड्रॉप आउट को हम टेबुलर डाटा जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें इसको टेस्टिंग में कर सकते हैं या उसमें भी ट्रेनिंग में ही अप्लाई करेंगे? ड्रॉप आउट में जहाँ भी इस्तेमाल करूँ, चाहे वो इमेज डेटा हो या ऑडियो डेटा हो, कोई भी टेक्स्ट डेटा हो, किसी भी किस्म का डेटा हो, ड्रॉप आउट जब भी हम अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा किसके ऊपर? ट्रेनिंग डेटा पे, अच्छा, ठीक है। सिर्फ ट्रेनिंग ये पे ट्रेनिंग, ठीक सिर्फ होगा। ट्रेनिंग डेटा। तो टेक्निक बनाई गई है सिर्फ ठीक ट्रेनिंग के वक्त अप्लाई होती है। तो इससे हमें फ़ायदा होता है कि अनसीन डेटा पे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ठीक होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल वर्क फ्लो ऑफ मशीन लर्निंग। अब मैं स्पेसिफिक डीप लर्निंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इसकी यानी पेरेंट फील्ड की, जो है मशीन लर्निंग, जो कि बहुत वसी फील्ड है। तो जब भी मैं मशीन लर्निंग के किसी भी एल्गोरिथम पे काम करूँ, चाहे वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो, वो आपकी यानी सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग हो, अनसुपरवाइज लर्निंग हो या सुपरवाइज लर्निंग हो, किसी भी किस्म की लर्निंग या कोई भी प्रॉब्लम हो मशीन लर्निंग की, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। कोई सा भी एल्गोरिथम इस्तेमाल करूँ, मैं इसको डिसीजन ट्री से करूँ, मैं इसको रैंडम फॉरेस्ट से करूँ, मैं इसको एसवीएम से करूँ, बेशुमार एल्गोरिथम हमारे पास मौजूद है। मैं कोई भी एल्गो यहाँ पे इस्तेमाल करूँ तो मैं मशीन लर्निंग पे काम कर रहा हूँ। जब भी आप मशीन लर्निंग पे काम करेंगे तो किस तरह आपको काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई भी काम करते हैं, आपका पहला जो फोकस होगा, जो आपको पहला पॉइंट फाइंड करना है कि आपका इनपुट डेटा क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ लेके चलता हूँ, आप मुझे बताएंगे उसमें मेरा इनपुट क्या होगा। मैं चाह रहा हूँ फेसबुक से कुछ कमेंट्स हुए हुए हैं, उनको उठा के पोस्ट के ऊपर, और आप मुझे ये बताएं कि ये पॉजिटिव यानी कमेंट्स हैं या नेगेटिव कमेंट्स हैं या ये नॉर्मल कमेंट्स हैं। कितनी क्लासें यहाँ पे? 3 क्लासें हो, 3। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि वहां से मैं क्या उठा रहा हूँ, पोस्ट से क्या उठाए जा रहे हैं? कमेंट्स, कमेंट्स। ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि हमारा डेटा किस टाइप का है? टेक्सचुअल। टेक्स्ट है, टेक्सचुअल डेटा, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? पहला हम काम कर रहे हैं कि हम एक स्कूल के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरास जितने भी लगे हुए हैं, स्टूडेंट जिस सीसीटीवी कैमरास के सामने से गुजरे, उसकी वो लोकेशन हमारे पास मार्क हो जाए कि किस वक्त स्टूडेंट किस पोर्शन में था, वो कैंटीन में था, वो क्लास में था, या वो किस वक्त स्कूल की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। तो मुझे ये बताएं कि हमारा जो इनपुट होगा वो क्या होगा, उसकी टाइप क्या होगी? वीडियो, विजुअल्स, वीडियो है, वीडियो का मतलब है फ्रेम है, फ्रेम में एक क्या होती है? पिक्चर, पिक्चर। इमेज। तो हमारा जो टाइप है वो किस फॉर्म में जा रहा है? पिक्चर फॉर्म में। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अच्छा, मैंने एक सेंसर लगाया हुआ है जो रूम का टेम्प यानी आपको टेम्परेचर बताता है, ठीक है। तो मुझे बताएं आप नंबर किस फॉर्म में, डेटा इनपुट किस फॉर्म में? कलर,
की फॉर्म में स्केलर होगा, स्केलर है बिल्कुल, एक वैल्यू आ रही है और क्या है वो नंबर होगा, नंबर होगा वो। ठीक है, तो डायरेक्ट वेक्टर हुआ हुआ आ रहा है। तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपका डेटा क्या है, आपका साउंड डेटा है, आपका इमेज डेटा है, आपका वीडियो है, एक्स वाई जी कोई भी फॉर्म आपकी हो सकती है। तो पहला आपका इनपुट क्या होगा। अच्छा, फिर दूसरी चीज आप इससे प्रिडिक्ट क्या करवाना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट उसका सवाल यानी दूसरा आपका क्वेश्चन होगा। मुझे ये बताएं, जब मैं सीसीटीवी कैमरा से स्टूडेंट की मुख्तलिफ लोकेशन को ट्रेस कर रहा था, तो हर स्टूडेंट की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, आउटपुट क्या होना चाहिए स्टूडेंट की। कि स्टूडेंट इस वक्त किस हाँ लोकेशन पे, ठीक है, तो आउटपुट हम क्या रखें। आउटपुट लोकेशन तो भाई कैमरे की फिक्स है, वो जो कैमरा उसको पिक करेगा उसको क्लासिफाई कर लेगा, ठीक है। टेक्स्ट उसी फॉर्म में होगा उसका, कि जगह का नाम होगा ना, जैसे अगर सर लेबल होगा, लेबल। लेबल होगा स्टूडेंट का नाम। स्टूडेंट का नाम होना चाहिए या उसका रोल नंबर आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैमरा जहाँ लगा वो जिस कैमरे से कैप्चर होगी वो तो डायरेक्टली हमें पता है इस कैमरे से कैप्चर हुई है, तो ये क्या है कैंटीन का कैमरा है, तो वो तो हम खुद ही यानी स्टैटिक वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन ये जो डायनामिक वैल्यू है, उस कैमरे के सामने से कभी कासिम गुजरा, कभी आसिफ गुजरा, कभी जुनैद गुजरा, तो ये जो कैमरे के सामने डायनामिक वैल्यू गुजर रही है वो हमें क्या करनी है, क्लासिफाई करनी है। तो ये जो लेबल था कासिम आसिफ, तो मैं या तो उसके नाम से उसको लेबल कर सकता हूँ या उसके अगेंस्ट उसके रोल नंबर से उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको लेबल कर सकता हूँ। ऐसा ही है, यस। ठीक है। अच्छा, तो हमारा आउटपुट क्या होगा यहाँ पे, टेक्स्ट टैक्स है, लेबल है, का कोई कोई नंबर, न्यूमेरिकल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आपका आउटपुट क्या होगा। अच्छा, अब जब ये चीज़ें पता चल गई कि भाई मुझे हर स्टूडेंट की तस्वीर चाहिए ट्रेनिंग के लिए और हर बंदे का रोल नंबर चाहिए, तो तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट यानी कंसर्न होगा वो किसके साथ होगा, क्या ये डेटा मौजूद है, ठीक है। तो हम उस स्कूल से उससे डेटा मालूम करेंगे कितने स्टूडेंट की तस्वीर है, उनके रोल नंबर विद लेबल आपके पास पड़े हुए, तो वो हम यहाँ पे लेंगे। तो ये भी चीज क्लियर है जी दोस्तों, जी सर। ठीक है। ये चंद इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन थे, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, दूसरी अब इंपॉर्टेंट चीज, मुझे पता चल गया कि भाई मेरा जो डेटा था, सबसे पहली वाली हम बात करते हैं, कैमरे के जरिए मुख्तलिफ लोकेशन पे, लोकेशन को छोड़ दें, कैमरे के जरिए स्टूडेंट को ट्रेस किया जा रहा था, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, कैमरे के सामने सिर्फ एक ही स्टूडेंट को ट्रेस किया जा रहा है या तमाम स्टूडेंट्स को ट्रेस किया जा रहा है। तमाम स्टूडेंट्स को। तो इसका मतलब है क्या 2 क्लास होंगी या 2 से ज्यादा क्लास होंगी, 2 से ज़्यादा होंगे। 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा क्लासेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन तो नहीं है, रेगुलेशन। मल्टी क्लासिफिकेशन सर। मल्टी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है बिल्कुल, लेकिन क्या है मल्टी क्लासिफिकेशन, क्योंकि 1 से ज्यादा क्लासेस, 2 से ज्यादा क्लासेस यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, चले मैं ये कहता हूँ कि हम जो फेसबुक से पोस्ट की कमेंट्स उठा रहे थे उसके अंदर सिर्फ हम पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम होगी किस में फॉल करेगी, बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, मैं अगर कहता हूँ कि भाई एक बंदे की मैं तस्वीर दिखाता हूँ और उस बंदे की मुझे एज बताओ दिन के अंदर कि कितने दिन का है, डेज के अंदर, सर रिग्रेशन। कंटिन्यूअस वैल्यू, उस बंदे की हाइट बताएं, ठीक है, रिग्रेशन। उस बंदे का वेट बताएं, मैं तस्वीर दिखा के बताऊं, आपसे पूछूं कि इस वक्त इस जगह का टेम्परेचर कितना होगा इस तस्वीर में, ठीक है, इस घर के प्राइस कितने होंगे इस टाइम पे, या कल की मार्केट में या परसों इस शेयर के प्राइस कितने होंगे। तो जहां भी वैल्यू कंटिन्यूअस वैल्यू, अच्छा ये दोनों का फर्क पता है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वैल्यू के दरमियान फर्क क्या होता है जी दोस्तों, सर व्हाट इज द कंटिन्यूअस सर। कंटिन्यूअस और
डिस्क्रीट वैल्यू का फर्क पता है मुझे। सर कंटिन्यूस इंटीजर वैल्यूज जैसे होती हैं, पॉइंट्स में भी आ सकती हैं, आपके पास किसी भी टाइप की आ सकती हैं, और डिस्क्रीट में फिक्स क्लासेस हैं जैसे 10 20 30 40, मतलब इस तरह। ओके, कंटिन्यूस टाइम बेस्ड होती है। कंटिन्यूस टाइम बेस होती है, इंटरवल, ठीक है। ओके, अब इसको ना थोड़ा सा और आसान हम करते हैं। देखें, कोई भी यानी दो इंटरवल के दरमियान आपको फर्क पता हो कि हमेशा इतना ही फर्क आना है, तो वो वैल्यू होती है डिस्क्रीट। जैसे आप देखें 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, ये कांस्टेंट है। इनके दरमियान का इंटरवल फिक्स है कि 1 के बाद डायरेक्टली हमेशा क्या आना है 2 आना है, 2 के बाद क्या आना है 3 आना है, ठीक है। ए आना है, बी आना है, सी आना है, डी आना है। तो ए बी सी डी ये आपके क्या है, फर्क लेबल्स हैं। एप्पल, डॉग, उनकी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपको पता है ये क्या है, एक लेबल है। तो नंबर की फॉर्म में अगर बात करते हैं, उसका इंटरवल हमें फिक्स पता हो और हमें पता है कि इतना ही इंटरवल का फर्क आएगा, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। इसी तरह ए बी सी डी या कोई भी लेबल, कासिम, हमजा, जुनैद, कोई भी नाम है, कोई भी लेबल हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। कंटिन्यूअस वैल्यू की सिर्फ और सिर्फ ये पहचान है कि पहली चीज ये फ्लोट नंबर होगा, पॉइंट्स के अंदर नंबर आता है। और अगर मैं आपको कहूं 1 और 2 के दरमियान कितने इंटरवल्स आ सकते हैं, तो आप, मैं कह सकता हूं 1.00005, ठीक है, या 1.0000007। तो इंटरवल की कोई लिमिट नहीं है, ऐसा ही है। तो ये जो वैल्यू जहां पे इंटरवल डिफाइंड नहीं है, कितने इंटरवल्स आ सकते हैं 1 और 2 के दरमियान, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस वैल्यू। और जहां भी वैल्यू आप पॉइंट्स के अंदर फ्लोटिंग नंबर देखें, पॉइंट्स के अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ देखें, आप कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है, आपका कंटिन्यूअस वैल्यू। हम ठीक ये है, कह सकते हैं सर कि जो सर्टन वैल्यूज होंगी वो डिस्क्रीट होंगी, मतलब जो हम बता सकते हो कि जी इसके बाद एग्जैक्ट वही पैटर्न आएगा, और जहाँ हमें पैटर्न अननोन हो यानी अनसर्टेनिटी हो, तो वहाँ पे हम उसको कॉन्टिन्यूस कहेंगे रिस्पेक्टिव बिल्कुल, ऑफ यानी वो। जहाँ इंटरवल का हमें पता ही नहीं है ना कि कितना इंटरवल आ सकता है इन दो के दरमियान, क्योंकि वो प्रिडिक्शन हो रही है ना। अब मुझे पता है कि प्रिडिक्शन 1 2 3 सिर्फ यही करेगा, तो एमनेस क्या थी, जहाँ पे 1 2 3 हम इस्तेमाल कर रहे थे, वो डिस्क्रीट वैल्यू होती, 1 2 3 0, ये जितने भी लेवल थे, ठीक है। इसलिए हमने उसको सॉल्व किया क्लासिफिकेशन से। और अगर यही नंबर होता कंटिन्यूअस वैल्यू, कि भाई 2.7 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, उसकी कोई रेंज ही हमें नहीं पता। तो जहाँ रेंज नहीं पता होती कि इस घर के कितने प्राइस होंगे, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, रिग्रेशन, ठीक है। तो अब एक एक को हम जरा डिस्कस करते हैं। पहली चीज है बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब कितनी क्लास होंगी इसके अंदर, 2। 2। तो अच्छा, मैंने एक एग्जांपल दी थी पॉस वाली ना, कमेंट्स की, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये कौन सी उसमें फॉल कर रहा है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी में। अच्छा, स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क्स करने के लिए जो उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, तो वहां पे एक से ज्यादा स्टूडेंट थे, तो वो कौन सी उसमें आएगी, बाइनरी में आएगा या इसके अलावा किसी और क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल करेगा। बाइनरी में आएगा सर मेरे पास। बाइनरी में तो दो होते हैं ना, सिर्फ दो स्टूडेंट को अगर सर मल्टी आइडेंटिफाई क्लास। हम अटेंडेंस को कर रहे हैं ना, तो अटेंडेंस या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट। नहीं, उसमें भी फिर दूसरे नहीं, हम लीव भी स्टूडेंट होते से हैं। करें ना, हम स्टूडेंट स्टूडेंट तो से कर रहे हैं, अनलिमिटेड है ना मल्टी क्लासिफिकेशन। पहले तो स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, अटेंडेंस प्रेजेंट एब्सेंट नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं स्टूडेंट कासिम है या नहीं, हाँ, उस सूरत में फिर मल्टीप्लिकेशन ठीक है, सॉरी मल्टी मल्टी क्लास का। क्लासिफिकेशन। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं स्केलर रिग्रेशन। रिग्रेशन, आपका अगर आउटपुट क्या हो, कंटिन्यूअस फ्लोटिंग नंबर हो, कल क्या टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर कंटिन्यूअस है, कल स्टॉक के यानी किसी भी एक शेयर के प्राइस कितने बढ़ेंगे या कम होंगे, कंटिन्यूअस है, ठीक है। कल कासिम का वेट कितना होगा, ग्राम्स में चाहे चेंज हो, ठीक है। तो वेट्स क्या है आपका, कासिम की हाइट हो सकता है सर्टेन पॉइंट पर रुक गई, 24 साल के बाद आपका कद शायद नहीं बढ़ता, तो अब वो क्या है, हाइट क्या है, कांस्टेंट है। तो अब कोई भी ऐसी चीज जो कि चेंज हो रही है, कंटिन्यूअस वैल्यू है,
तो वो कंटिन्यूअस नंबर कहलाएगा और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं रिग्रेशन से। ठीक है, तो स्केलर का मतलब होता है एक नंबर। स्केलर का मतलब क्या था? एक नंबर। तो एक नंबर आपको रिटर्न होगा और वो कंटिन्यूअस होगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? स्केलर रिग्रेशन। स्केलर रिग्रेशन। ठीक है, यानी मैं आपको कहूँ कि भाई कल कासिम का वेट कितना होगा, कल कासिम की हाइट कितनी होगी, कल स्टॉक के प्राइस कितने होंगे, कल इस घर के प्राइस कितने होंगे। तो कोई भी आंसर जो कि कंटिन्यूअस हमें मिलता है और एक आंसर मिलता है तो उसको हम कहते हैं स्केलर रिग्रेशन। दूसरा हमारे पास है वेक्टर रिग्रेशन। वेक्टर का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। ठीक है ना, वेक्टर आपका मोर देन वन होता है। अच्छा जी, इसमें क्या हो सकता है? कोई एग्जांपल देंगे जिसके आउटपुट दो या दो से ज्यादा हो लेकिन सारे के सारे कंटिन्यूअस होना चाहिए? जी, कोई एग्जांपल ध्यान में आ रही? सर थोड़ा सा वो हाइट और वेट। सही कर लें, आवाज नीचे। एक मिनट में चेक करता हूँ। जी, मुझे अब बताएं, आवाज सही है? जी सर। ओके सर हाइट और वेट अगर किसी बंदे की एक सर्टेन एज के बाद वो अगर हमें आइडेंटिफाई करनी हो तो वो भी वो वेक्टर है। ओके, तो मैं एक साथ दोनों चीजें क्लासिफाई, यानी क्लासिफाई तो नहीं, यानी उनकी वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूँ। मैं एक तस्वीर देता हूँ, उस तस्वीर में मैं ये देख के पूछूं कि इस बंदे की हाइट कितनी होगी, इस बंदे का वेट कितना होगा, उस जगह का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो ये 3 से 4 चीजें मैं उससे क्या करवा रहा हूँ? प्रिडिक्ट करवा रहा हूँ। और सारी की सारी जो प्रिडिक्ट होने वाली वैल्यूज हैं वो क्या है? कंटिन्यूअस। जब कंटिन्यूअस वैल्यू होंगी और एक से ज्यादा आउटपुट है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर रिग्रेशन। अच्छा, फिर हमारे पास मल्टी क्लास तो हमने देख लिया क्या होता है। मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन, इसकी कोई एग्जांपल देगा? मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। किसी एक सीन के अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं ओके, डिफरेंट कैटेगरी के, तो उसको ठीक है, हम जैसे अगर बिल्कुल टेबल करेक्ट। पड़ी हुई है, चेयर है, उसके ऊपर लैपटॉप पड़ा हुआ है, कुछ मग्स वगैरह सर हैं। ये अटेंडेंस वाली में से यानी 2 बच्चे इकट्ठे आ गए तो मल्टी लेवल हो जाएगा। हाँ, 2 बच्चे एक साथ आ गए तो मल्टी लेबल हो गए। ठीक है, उन दोनों को एक साथ वो डिटेक्ट करवाए तो मल्टी लेबल भी वो हो सकता था। ओके, तो बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही है कि मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है? मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ किसी भी बंदे की, ये बता रहा है कि ये ह्यूमन या आपके, हाँ, ह्यूमन क्या नाम है, क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है, मेल क्लास का ऑब्जेक्ट है और इस बंदे का नाम कासिम है। तो एक तस्वीर से मैंने कितनी सारी चीजें क्लासिफाई करवाई, वो सारे के सारे क्या आते हैं? डिस्क्रीट वैल्यू थी, कोई लेबल्स थे। डिस्क्रीट से मुराद क्या? लेबल्स हैं। तो वो जो लेबल्स हैं क्या थे? डिस्क्रीट थे। और एक से ज्यादा एक तस्वीर पे, यानी इनपुट एक है लेकिन उसके जो आउटपुट है वो मोर देन 2 हैं और सारे के सारे डिस्क्रीट हैं। तो इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। अब इसमें बहुत सारी एग्जांपल आपके जहन में आ रही होंगी। अच्छा, फिर हमारे पास होती है क्लस्टरिंग या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिथम है जो कि इस्तेमाल होता है इसमें के मीन। ठीक है, और के मीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह आपके पास क्या नाम है, और कौन कौन से हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, डीबी स्कैन है, बहुत सारे आपके पास एल्गोरिथम है। तो ये भी हम छोटा सी एक टास्क करेंगे, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आप जब जाते हैं ना डेटा साइंस तो सबसे पहले टास्क यही करना होती है, आपको डेटा दिया जाता है तो डेटा को अच्छे से समझने के लिए आपको क्लस्टरिंग वगैरह करना पड़ती है। तो क्लस्टरिंग होती है। फिर आपके पास क्या है? जनरेशन। जनरेशन क्या था? मैं एक पिक्चर देता हूँ और मैं कहता हूँ इस पिक्चर को डिस्क्राइब करें। अच्छा, डिस्क्राइब में क्या है? मैं उसको देखता हूँ, मैं उस तस्वीर को देख के बोलता हूँ कि ये बच्चा इसमें कुछ फूड खा रहा है। ठीक है, दूसरा मैं कह सकता हूँ कि इसमें बच्चा कुछ चीज खा रहा है और पीछे कोई एक्टिविटी यानी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो हर बंदा अलग डिस्क्राइब करेगा। अच्छा, तो जनरेशन जो है ये भी जनरेशन जनरेट करता है क्या? आपकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आपकी सीक्वेंस जनरेशन एप्लीकेशन भी कहलाती है कि कोई तस्वीर में दूं उसको पूरा आप डिस्क्राइब करें, तो ये जनरेशन सीक्वेंस जनरेशन कहलाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो आपको अच्छी तरह पता है। आपका एक मॉडल होगा, एनवायरनमेंट से इनपुट रिसीव करता है, उस पर एक्शन परफॉर्म करता है, उसके अगेंस्ट उसको रिवॉर्ड मिलते हैं और उसकी बेस के ऊपर वो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई आपको करना आना चाहिए
कि भाई जब भी आप गए, आपका इनपुट क्या है, आपका आउटपुट क्या है, आपके पास डेटा मौजूद है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की है, रेगुलेशन की है, किस में फॉल करती है। जब ये चीजें हो गई, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डेटा को देखूंगा, हाइपोथेसाइज करना पड़ेगा। वो डेटा मैं देख रहा हूँ, डेटा मैंने देखा और मैंने यहाँ पे देखा कि देखें, you hypothesize that your output can be predicted giving your input। अच्छा क्या ये चीज पॉसिबल है, ये चीज लाजमी देखना पड़ेगा। मैंने क्या किया, कासिम के हाथ की पिक्चर दे दी और बोल रहा हूँ प्रिडिक्ट करवाओ ये कासिम है, पॉसिबल है? कासिम नो के शूज पिक्चर में दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उसको क्लासिफाई करो कि ये कासिम है, ठीक है? नहीं तो भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो आपको हाइपोथेसाइज करना पड़ेगा क्या ये फीचर्स इनफ हैं, या इन फीचर्स के जरिए हम आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं या नहीं, ठीक है? तो ये चीजें आपको हाइपोथेसाइज करना पड़ेगी। दूसरा फिर ये देखना पड़ेगा, हो सकता है भाई कासिम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने कासिम की पिक्चर ले ली, प्लस उसके बैकग्राउंड की पिक्चर भी आ रही है और बेशुमार इंफॉर्मेशन उसमें आ रही है अनरेलिवेंट, ठीक है? तो फिर यहाँ पे हाइपोथेसाइज ये भी करना पड़ेगा सफिशिएंट डेटा है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कासिम की बैक से पिक्चर ली हुई और उसकी बेस पे आप कह रहे हो कासिम को आइडेंटिफाई करो। तो ये आपको हाइपोथेसाइज करना पड़ेगा डेटा को देखते हुए कि ऐसा है भी या नहीं, ठीक है? अच्छा ये ऊपर वाले जो आपके स्टेप है ना, जब तक ये ऊपर वाले स्टेप नहीं होंगे आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। आपको इनपुट का नहीं पता, आपको आउटपुट का नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि मल्टी क्लासिफिकेशन है, मल्टी लेबल है या फिर रेग्रेशन है। तो जब तक ये 2 पॉइंट ऊपर के क्लियर नहीं होंगे आगे की थिंकिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है? जब ये चीजें हो जाए, अब मैं डेटा को देखता हूँ, डेटा के अंदर हमें हाइपोथेसाइज करना पड़ेगा कि वाकई ये डेटा इस काबिल है या नहीं, तो वो चीजें हम देखते हैं। उसके बाद हाइपोथेसाइज करते वक्त और भी हमें चीजें देखना पड़ती हैं, जैसे कि एग्जांपल दी, स्टॉक मार्केट के जो यानी शेयर्स की प्राइस है, वो हिस्टोरिकल डेटा हमारे किसी काम का नहीं होता। हिस्टोरिकल डेटा से क्या मुराद है कि हिस्टोरिकल डेटा में क्या होता है, हर मिनट के अगेंस्ट या हर दिन के अगेंस्ट उस शेयर के प्राइस कितने हाई थे, कितने लो थे और कितने पे क्लोजिंग हुई, ये 3 वैल्यूज होती हैं। मेरे पास 5 साल का, क्या मैं आपको 50 साल का डेटा दे दूं किसी भी यानी शेयर का, पीएसओ का या दूसरे का? तो हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे मैं प्रेडिक्ट नहीं करवा सकता कि कल इसके प्राइस कितने होंगे। क्यों? उसकी वजह है इसके ऊपर जो आपके इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स चल रहे होते हैं कंट्री के, एक्सटर्नल जो आपके यानी अफेयर्स चल रहे होते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है? इकोनॉमिकली आपकी यानी क्या यानी कंडीशंस हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको देखते हुए पोर्टफोलियो बनाया जाता है और फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसके शेयर के प्राइस बढ़ेंगे या नहीं। इसके लिए पूरी एक थ्योरी है, मार्केट थ्योरी, उसको आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आप एक कर्व फाइंड कर सकते हैं या ऐसे शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आगे जाके लाजमी बढ़ेंगे। तो मार्केट थ्योरी वगैरह को भी आप डीप लर्निंग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा तो आगे चलते हैं। पहली चीज ये हो गई कि डेटा हमें देखना है कि वाकई भाई ये रिलायबल है, इसकी बेस पर हम आगे प्रेडिक्ट करवा सकते हैं या नहीं, यानी थोड़ा डोमेन एक्सपर्ट के साथ मिलके बैठना पड़ेगा। एक और चीज, आपने डेटा तो चले आपको मिल गया, जैसे मैं क्या करता हूँ जून जुलाई का डेटा आपको देता हूँ, जो भी एक सुपर स्टोर है उसके अंदर चीज़ें सेल हुई, तो क्या हुआ भाई, आपने मॉडल ट्रेन कर दिया। अच्छा ट्रेन करने में आपको 4 से 5 महीने लग गए, मुझे आपने नवंबर में दिया और कह रहे हैं इसको डिप्लॉय कर दें आपके स्टोर में, जो भी बंदा आएगा ना उसको ये दिखाना उसकी हिस्ट्री के बेस के ऊपर कि उसने ये खरीदा था, वो ये चीज़ और ख़रीद सकता है, तो रिकमेंडेशन सिस्टम बना दिया। अब मुझे ये बताएं कि ये रिकमेंडेशन सिस्टम जो कि जून जुलाई के डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, नवंबर दिसंबर के अंदर क्या सही प्रेडिक्शन करेगा? जी दोस्तों। नहीं सर, क्योंकि उसमें नहीं, मौसम का सीजनल। भी इफेक्ट होता है ना, उसकी चॉइस मैटर डिफरेंट हो सकती है हर बार। बिल्कुल, तो सीजनैलिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है कि गर्मियों के हिसाब से जो कपड़े आपने बेचे थे अब वो सर्दियों में नहीं बिक सकते, ठीक है? तो सीजनैलिटी इफेक्ट बहुत आते हैं, तो हमारे पास कम से कम 2 से 3 साल का डेटा होना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर हम अपने मॉडल को बेहतर ट्रेन कर सकें। तो ये चीजें हमें देखनी होती है। फिर आगे हम चलते हैं। ओके, चूजिंग अ मेजर ऑफ सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेजर ऑफ सक्सेस, अभी तक आपने जो मेजर ऑफ सक्सेस देखा वो क्या देखी? एक्यूरेसी, ऐसे ही है ना? आपने ट्रेनिंग की एक्यूरेसी देखी, टेस्टिंग की एक्यूरेसी देखी और लॉस देखा, ये 2 चीजें देखी। इसके अलावा कोई चीज पे आपने डिस्कस किया?
नहीं, हमने इन पे ही अभी फोकस किया है। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ ये देखा था कि एक्यूरेसी होती है, प्रिसिशन होता है, रिकॉल होता है, F1 स्कोर होता है, ठीक है, ROC कर्व होता है, और उसकी बाकायदा पिक्चर आप लोगों ने कैप्चर की थी और आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप पे काइंडली शेयर कर लिएगा। जिसने भी वो तस्वीर कैप्चर करी है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर लें ताकि सबके पास आ जाए। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी मेजर ऑफ सक्सेस को मेजर करना है, कैसे हम सोचिए। ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हम एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं जो कि कैंसर को डिटेक्ट करे। ठीक है, अच्छा, अब ये कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जो मॉडल हम बनाएंगे इसके अंदर एक्यूरेसी तो चलें कितने सही को सही और गलत को गलत का, ये तो नॉर्मल एक्यूरेसी है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या एक्यूरेसी की ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी दूसरी चीज की होना चाहिए? अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कोई ऐसा बंदा जिसको कैंसर था, आपके मॉडल ने उसको प्रिडिक्ट नहीं किया। नहीं किया इसका मतलब है डॉक्टर उसको आगे ट्रीट ही नहीं करेगा। तो उसके कैंसर चल रहा था लेकिन आपके मॉडल ने डिटेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और उसका कैंसर क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो अब मुझे बताएं, एक्यूरेसी की यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी या किस चीज की इंपॉर्टेंट होना चाहिए? तो हमारे पास एक यानी मेजर होती है, मेजर ऑफ सक्सेस, जिसका नाम है ट्रू पॉजिटिव रेट, TPR। लास्ट क्लास में आपने देखा भी था, याद है TPR? कितने सही में से यानी कितने पॉजिटिव यानी केसेस में से आपके मॉडल ने कितने लोगों को यानी कितने केसेस को बिल्कुल सही पॉजिटिव क्लासिफाई किया। इसको हम क्या कहते हैं? TPR, ट्रू पॉजिटिव रेट्स। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मेजर ऑफ सक्सेस एक्यूरेसी का अच्छा आना नहीं है, मेरा यहाँ पे मेजर ऑफ सक्सेस किसका अच्छा आना है? TPR का। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आप यानी डोमेन एक्सपर्ट के साथ मिलके डिसाइड करें कि क्या चीज एक्यूरेसी का अच्छा। चलें, एक्यूरेसी तो एक जनरल वो है कि एक्यूरेसी अच्छी होना चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ताकि मैं बता सकूं कि भाई हमारे जो TPR रेट है, ट्रू पॉजिटिव रेट, इस मॉडल का वो ये है। तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल मुझे पता होगा कि यार ये 95% या 98% जो बताता है कैंसर की ट्रू पॉजिटिव केसेस को सही बताता है। ठीक है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा, मैं किसी को बता सकता हूँ कि मेरा मॉडल इतना प्रिडिक्ट करता है। और TPR की यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी ओवरऑल तो चले अच्छी हो, लेकिन मुझे फोकस करना TPR को अच्छा करना। चाहे एक्यूरेसी मेरी कम आ रही हो लेकिन TPR मेरी बहुत अच्छी होना चाहिए। ये क्लियर है? TPR वगैरह, प्रिसिशन, रिकॉल। बल्कि मैंने लास्ट एक असाइनमेंट भी आपको दिया था, कुछ फिगर्स, कुछ नंबर्स आपको दिए थे और उनके मैंने कहा था रिकॉल, प्रिसिशन, एक्यूरेसी, वो नंबर्स आप कैलकुलेट कर लिएगा, एक्सेल से कर लें भले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, अब तो खैर ये फाइनल क्लास है तो काइंडली इसको कर लिएगा, फर्ज नहीं है लेकिन कर लें, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, फार्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज है क्या होती है। फिर हम बात करते हैं ROC कर्व वगैरह हमारे पास होता है। ROC कर्व क्या होता है? अच्छा, एक और इससे पहले वर्ड इस्तेमाल हुआ बैलेंस क्लास और इम्बैलेंस क्लास। एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस क्लास एंड इम्बैलेंस क्लास? जी दोस्तों, कोई बताना चाहेगा? बैलेंस क्लास, इम्बैलेंस क्लास। आसान है बहुत, उसके नाम से उसका काम पता चल रहा होगा। नहीं पता सर। अच्छा चलो, कोई मसला नहीं। देखिए, अभी तक आपने जितनी प्रॉब्लम सॉल्व की ना वो बैलेंस क्लास थी। बैलेंस क्लास का मतलब है जितने भी आपके पास क्लास थे ना उनके इक्वल सैंपल्स मौजूद थे। अगर मैं कहता हूँ एमनेस अगर 60,000 या 70,000 तस्वीरें थी तो आपके पास 7,000 के पूरे यानी 0 की तस्वीरें थी, फिर 1 की थी, फिर 2 की थी, तो उन सब के इक्वल सैंपल्स थे। ठीक है, या मैं क्या कह सकता हूँ, आपने सेंटिमेंट एनालिसिस की थी IMDb के ऊपर, तो वहां पे भी 25,000 पॉजिटिव रिव्यूज थे और 25,000 नेगेटिव थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी नंबर ऑफ क्लासेस हैं उनके नंबर ऑफ सैंपल्स अगर इक्वल हों तो उन्हें हम क्या बोलते हैं?
बैलेंस क्लास बैलेंस। इम्बैलेंस की अब डेफिनेशन क्या होगी मुझे बताएं। के जो जितनी भी नंबर ऑफ क्लासेस हैं उनके जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो इक्वल ना हो, डिफरेंट हो एक दूसरे से। ठीक है, एक के बहुत ज़्यादा हैं और एक के बहुत कम। कैंसर के केस में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो केसेस आते हैं 95% जो डेटा होता है वो नेगेटिव होते हैं और 5% लोगों को कैंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो मुझे डेटा मिल रहा है वो कौन सी क्लास मिल रही है मुझे, यानी जो अभी डेटा है जी 95% इम्बैलेंस। आपका नेगेटिव है और इम्बैलेंस है ये। तो इम्बैलेंस है। अच्छा, इम्बैलेंस में प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्रेनिंग के वक्त नेगेटिव जितने पैटर्न हैं उनको तो बहुत अच्छा लर्न कर लेगा, जो पॉजिटिव वाले हैं जिनको कैंसर है उनके लिए क्या होगा, वो एक्सक्लूड कर देगा उसको या उनको एक्सक्लूड कर देगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब क्या करें, तो फिर बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम इम्बैलेंस क्लास की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होती हैं। तो एफ पी ट्री टेक्निक से उनको हम इस्तेमाल करते हैं और कुछ और टेक्निक्स हैं तो उनको हम ज़रा बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव भी बनाते हैं, तो कुछ टेक्निक्स हैं उनको हम बाद में जब करेंगे हम बैलेंस क्लास फेस, तो 6 से 7 कुछ टेक्निक्स हैं हम लोग उनको करके देखेंगे। अभी तो ये वर्ड क्लियर होना चाहिए कि बैलेंस और इम्बैलेंस क्लास में क्या फ़र्क होता है। तो ये वर्ड आपको याद रहेगा, बैलेंस और इम्बैलेंस क्लास। आरओसी कर्व होता है, आरओसी कर्व हमें यही बताता है, एक कर्व होता है कि भाई पूरा आपका कर्व बना हुआ है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। आरओसी कर्व उसमें बताता है कितने पॉजिटिव को पॉजिटिव बोला और कितने नेगेटिव को नेगेटिव। तो एक प्रेडिक्शन का कर्व होता है और एक कर्व किसका होता है, दूसरा कर्व आपका होगा रियल वैल्यू का। तो उस कर्व को हम कहते हैं आरओसी कर्व। तो उससे हमें पता चलता है कितने सही को सही और गलत को गलत बोला। अच्छा जी, ये तो प्रोटोकॉल आपको पता है ना, वैल्यूएशन इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल। जी दोस्तों, यस सर हेलो ये हेलो जी जी बोले। सर, अगर आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं बैलेंसिंग और इम्बैलेंसिंग का, मैंने सुना नहीं था कि मुझे थोड़ा सा ठीक काम है, पड़ गया था नो इशू। जी। बैलेंस का मतलब है जितने भी क्लासें हैं, 5 क्लासें हैं, तो 5 क्लासें के हर यूनिक क्लास के जो सैंपल्स हैं ना वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे एमनेस डेटा सेट का 10 क्लास है, टोटल 70,000 हमारे पास इमेजेस हैं, तो हर क्लास के कितने सैंपल्स होना चाहिए, 7,000। ठीक है, रिव्यू हमने किया था IMDb वाला, तो उसके अंदर जो हमारे पास क्लासेस थी वो 2 थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका मतलब है 25,000 जो है वो पॉजिटिव होंगे और 25,000 क्या होंगे, नेगेटिव रिव्यूज होंगे। तो ये बैलेंस क्लास है। और इसी को अगर आप इन्वर्ट कर दो, एक क्लास की क्वांटिटी ज्यादा हो सैंपल्स की, एक की कम हो, वो इम्बैलेंस है। ठीक है, ओके जी सर, थैंक यू। चलें, ग्रेट। अच्छा, फिर हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल। पहला प्रोटोकॉल है होल्ड आउट वैलिडेशन, जिसके अंदर जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है ना तो आप होल्ड आउट टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जब आपके पास कम डेटा होता है तो आप के फोल्ड को इस्तेमाल करते हैं। आपके पास कम डेटा होता है और हाईली एक्यूरेट रिजल्ट आपको चाहिए तो आइट्रेटेड के फोल्ड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों हमने लास्ट यानी 2 क्लासों में पढ़े। सही है, किसी में भी इसमें अगर मसला आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। जी, क्लियर है ये तीनों? यस ओके ग्रेट। ओके, अब हम बात करते हैं हमें जो डेटा मिलता है ना, उस डेटा को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर। कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो, ओके। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, जब भी मैं आपको कोई भी डेटा दूं, ऑडियो दूं, वीडियो दूं, इमेज दूं, कोई ग्राफ दूं, कोई भी डेटा दूं, उस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, टेंसर टेंसर का मतलब क्या होता है, नमपाई, के अंदर एरेस नमपाई एरे। ठीक है, नमपाई एरे में एरे कन्वर्ट करता है। अच्छा, फिर दूसरा काम, जो भी नंबर्स है ना, किसी की रेंज बहुत ज्यादा है, किसी की रेंज बहुत कम है, तो हम उस रेंज को कोशिश करेंगे किस रेंज में लिया है, 0 1 या
0 1 या -1 से 1 के दरमियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा था ना, हमने एमनेस वाला जो डेटा था 255 से डिवाइड किया था, जिससे वो वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आ गई थी, ऐसा ही है? ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है जो भी टेंजर हैं, हर टेंजर के नंबर को -1 से 1 के दरमियान या 0 से 1 के दरमियान, पहले प्रायोरिटी 0 से 1 के दरमियान, और अगर माइनस की भी वैल्यू है तो फिर -1 से 1 के दरमियान लाएंगे। ये सैम्पलिंग अच्छा कहलाएगा? जी जी बोलें। ये सैम्पलिंग कहलाएगा, ये जो हम कर रहे हैं स्टेप? नहीं, सैम्पलिंग तो अलग चीज है। सैम्पलिंग का मतलब ये है वेक्टराइजेशन, नंबर में कन्वर्ट करना, और दूसरा जो पार्ट हम कर रहे हैं ये स्केलिंग कहला रहा है। स्केलिंग, सॉरी। ठीक है, स्केलिंग कहलाएगा। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, आपके एक कॉलम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और एक कॉलम की वैल्यू बहुत कम होती है। रेंज यानी पहले कॉलम के अंदर जो हम वैल्यू डाल रहे हैं 0 से 5 तक की डाल रहे हैं, और दूसरे कॉलम में 3 मिलियन से 7 मिलियन के दरमियान की वैल्यू डाल लें। तो अब देखो, पहले वाले के लिए जो वेट्स जनरेट होंगे उनकी नंबर्स बहुत कम होंगे ना, डब्ल्यू और बी की वैल्यू, और दूसरे वाले कॉलम के लिए जो डब्ल्यू और बी की वैल्यू होगी जनरेट, वो बहुत बड़ी होगी क्योंकि वो मिलियंस में, ऐसा ही है? यस सर। तो हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज से क्या फायदा होता है? x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग टाइम के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रेनिंग टाइम पे अप्लाई नहीं, दोनों पे ही होता है, लेकिन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालते हैं वो ट्रेनिंग टाइम का निकालते हैं, जो सब पे अप्लाई होता है। यहाँ पे फायदा क्या होता है कि जब भी आप नॉर्मलाइज करते हैं 95 जो आपकी % डेटा है वो 0 और 1 के दरमियान आ जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज यानी अगर आप देखें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -4 से 4 के दरमियान की होगी, लेकिन 95% जो आपका डेटा है वो किस रेंज में आ जाता है? 0 से 1 के दरमियान। हर कॉलम यानी 1 से 5 वाला भी 0 और 1 के दरमियान है, और 2 मिलियन से 7 मिलियन वाला डेटा भी 1 से 0 के दरमियान है। तो ये फायदा होता है नॉर्मलाइज से। और नॉर्मलाइजेशन की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी ये है कि इसका मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब लास्ट चीज, जब आपके पास कम डेटा हो तो आप क्या करते हैं? फीचर इंजीनियरिंग। कम डेटा, जैसे मैंने कासिम की एग्जांपल दी थी, क्लासिफाई करने के लिए 4 तस्वीरें दी थी, तो मैं अगर कासिम की डेटा बड़ी तस्वीर देता जिसमें फिर उसकी ड्रेसिंग वगैरह भी आ रही है, तो प्रॉब्लम क्या होती? नेटवर्क तमाम चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करता। फीचर इंजीनियरिंग मैंने सोचा कि नहीं यार, ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, कलर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फेस की ज़रूरत है। तो क्रॉप करके जब मैं फेस निकाल के हर स्टूडेंट का यहाँ पे मॉडल को देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो काम होगा, आपने क्या किया? इतने बड़े डेटा में से कम डेटा कर दिया। इस काम को क्या बोलेंगे दोस्तों? फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग हमें लाजमी करना चाहिए जब क्या प्रॉब्लम हो? हमारे पास डेटा की कमी हो। ठीक है, जब हमारे पास डेटा कम हो तो लाजमी आपको फीचर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट सोचना चाहिए, कौन सा कॉलम रखना, कौन सा कॉलम नहीं रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब बहुत ज्यादा डेटा है तो हमने ये चीज तो पढ़ी हुई है कि भाई डीप लर्निंग का फायदा यही है कि ये बिग डेटा में से उसमें जो फीचर्स होते हैं खुद ब खुद फाइंड कर लेता है। लेकिन जब डेटा की कमी होती है तो फिर हम क्या करते हैं? फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। सही है, पॉइंट याद रहेगा? अच्छा, ये चीज होगा, फिर हमारा मॉडल अब ट्रेन होने के लिए तैयार है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल होगा, बेसलाइन मॉडल, या है स्टैटिस्टिकल पावर। स्टैटिस्टिकल पावर क्या है? अच्छा देखिए, हम ना टेक्निकल से हटके ना नॉर्मल सोचते हैं। मैं अगर कहूँ कि यार देखो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं कहता हूँ किसी चीज को अगर पॉजिटिव ये कहे तो कम से कम भी कितनी % होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कितनी होना चाहिए जो मैं कहूंगा कि मेरा मॉडल सही काम कर रहा है? कम से कम प्रोबेबिलिटी कितनी होना चाहिए? 50%। बिल्कुल ऐसा ही, 50%। 50% से ज्यादा हो तो अगर पॉजिटिव की इससे 52 से ज्यादा हो तो इसका मतलब है हमारा मॉडल सही काम कर रहा है। अच्छा, अब दूसरा मैं कहता हूँ कि मेरे पास टोटल जो क्लासेस है ना वो 7 क्लास हैं। नहीं चलो 7 मैंने ज्यादा कर दी, 4 क्लास हैं। ठीक है, 4 कोई भी क्लास हो सकती है, ABCD। तो मुझे बताएं कि एक को इसने प्रिडिक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम कितनी होना चाहिए? 25। 25।
ठीक है, एमनिस में 10 क्लासें, उसकी कितनी होना चाहिए? 10। तो इसका मतलब है स्टैटिस्टिकल पावर आपने निकालना सीख ली कि कम से कम भी एक क्लास की प्रोबेबिलिटी जो उसकी परसेंटेज है उससे ज्यादा होना चाहिए, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल पावर, या अपने मॉडल को हम कहते हैं बेस लाइन। सही है, तो ये आपकी बेस लाइन होती है। अच्छा जी, हाइपोथेसाइज हमें करना आना चाहिए। अभी हमने ऊपर भी देखा था, पहली चीज क्या है, दैट योर डेटा कैन बी प्रिडिक्ट गिवन योर इनपुट। तो भाई क्या ये पॉसिबल है या नहीं? अब पता चले कि आप इनपुट दे रहे हो एक शूज का और उससे प्रिडिक्ट करवा रहे हो क्या नाम है, बैग मैन्युफैक्चरर का नाम, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप इनपुट बिल्कुल गलत दे रहे हो, उससे आउटपुट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वो कर रहे हैं, तो वो कभी दे ही नहीं सकता। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि हाँ ये चीज़ काबिल भी है या नहीं, ठीक है, आपका सफिशिएंट डेटा है भी या नहीं, तो ये चीज़ है। ओके, फिर हमारे पास होती है लास्ट लेयर के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन, जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक होता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन में स्टार्ट करता हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर लास्ट लेयर के ऊपर जो एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल होता है वो होता है सिग्मॉइड, ठीक है। इसी तरह हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, बल्कि हम क्या बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पे भी जो लास्ट फंक्शन आपके यानी इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, सिग्मॉइड इस्तेमाल होता है। इसी तरह मैं मल्टी क्लास करता हूं तो वहां पे कौन सा इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन इस्तेमाल होता है। इसी तरह मैं रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं तो रिग्रेशन में लास्ट लेयर पे कोई फंक्शन लगता है, नहीं लगता, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि आपका मॉडल ने एक प्रेडिक्ट किया y और एक जो ट्रू y था, यानी किसी इंसान ने लेबल किया हुआ था डेटा के अंदर एक वो y, इन दोनों के दरमियान का जो फर्क है उस फर्क को हम क्या कहते हैं, लॉस। ऐसा ही, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास हर प्रॉब्लम के मुताबिक लॉस कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो होता है एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्या इस्तेमाल होगा, क्रॉस एंट्रोपी। अच्छा, मैं इसी तरह काम करता हूँ बाइनरी क्लास के ऊपर, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है बाइनरी के ऊपर, लॉस फंक्शन, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। मैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन इस्तेमाल करता हूं तो कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल होगा, सॉरी लॉस फंक्शन, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। अच्छा, मेरी आवाज सबको सही आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चल गई। इसी तरह यानी रिग्रेशन के ऊपर आपका लॉस फंक्शन क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। तो हर प्रॉब्लम के मुताबिक उसका स्पेसिफिक लॉस फंक्शन होता है। और लॉस फंक्शन का मतलब क्या है, ट्रू प्रिडिक्ट, ट्रू वैल्यू और प्रिडिक्ट वैल्यू के दरमियान का फर्क आपका कहलाता है लॉस फंक्शन। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन क्या आती है, ऑप्टिमाइजर। अभी हमने पढ़ा था 3 टाइप के ऑप्टिमाइजर हैं, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, और कौन सा था लास्ट वाला, बैच, मिनी बैच, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तीनों का फर्क पता है। अच्छा, तो ग्रेडियंट डिसेंट कोई सा भी हम इस्तेमाल करें, ये आपको देखना व्हाट ऑप्टिमाइजर विल यू यूज, तो आप देख लें भाई कौन सा है। फिर उसके बाद व्हाट विल इट्स लर्निंग रेट, लर्निंग रेट बाय डिफॉल्ट दिया हुआ होता है, तो आप लर्निंग रेट आपको पता है कि स्टेप होते हैं, ठीक है, कि कितना ज़्यादा आगे बढ़े कितना ज़्यादा कम पीछे हो, तो आपके पास लर्निंग रेट होता है, बाय डिफॉल्ट ये दिया हुआ होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग रेट क्या होगा। बाकी ये सारी चीज़ें इसी के बारे में बता रहे हैं, यूसी कर्व वगैरह क्या होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डायरेक्ट, इसके बारे में बता रहा है। हर प्रॉब्लम के मुताबिक उसकी लास्ट लेयर का एक्टिवेशन फंक्शन और उसके ऊपर कौन सा लॉस फंक्शन अप्लाई होता है वो यहाँ पे लिस्ट है, जो कि हमने शुरू में पिक्चर ले ली थी और इसको हमने पढ़ा भी था, ठीक है। बाइनरी के लिए लास्ट लेयर के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इस्तेमाल होता है। मल्टी लेबल, सिंगल लेबल, या हम कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, मल्टी क्लास, और दूसरा क्या है मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन के लिए सिग्मॉइड, और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी
आपका लॉस फंक्शन होता है, रिग्रेशन के ऊपर कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं होता एक्टिवेशन लास्ट लेयर के ऊपर, और लॉस फंक्शन मीन एब्सोल्यूट एरर को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मीन स्क्वायर एरर भी इस्तेमाल करते हैं, तो MSE मीन स्क्वायर एरर। इसी तरह रिग्रेशन जो आप 0-1 के दरमियान उसके आउटपुट को लाना चाह रहे हैं तो लास्ट लेयर के ऊपर सिग्मॉइड लगा सकते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली नहीं लगाते। अच्छा, अब ये कह रहा है कि हम अपने मॉडल को किस तरह ओवरफिट कर सकते हैं, तो ओवरफिट करने का तरीका बता रहा है। हमें ओवरफिटिंग से बचना है, लेकिन बता रहा है कि भाई ओवरफिट होता कैसे, आपको जब पता होगा जब भी तो आप उससे बचेंगे। पहली चीज है आप लेयर्स बढ़ा दें, आपका जो भी नेटवर्क है उसके अंदर क्या बढ़ा दें आप, पहली चीज क्या बढ़ानी है हमें, लेयर्स बढ़ाने से क्या मुराद है सर? हम ओके जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल क्या लिया हुआ है तो हमें अंदाजा होगा कि अभी हमें इससे कितना बढ़ाना चाहिए, ठीक है, अगर 2 बढ़ाएं 3 10 क्या? ओके हम आ जाता हूँ ऊपर। अच्छा मुझे बताएं इस नेटवर्क के अंदर कितनी लेयर्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा 5 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5, ऐड का कीवर्ड है यहाँ पे। नॉर्मल डेंस लेयर कितनी है मुझे ये बताएं? 1 2 3 3 लेयर्स हैं, और बाकी की 2 कौन सी हैं आपके ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट की टेक्निक मैंने हमारी डेंस ली है। अच्छा, तो मैं अगर कहता हूँ यहाँ पे लेयर्स बढ़ा दें, तो लेयर्स बढ़ाने से मुराद क्या होगा, ड्रॉप आउट डेंस को लेयर्स को बढ़ा दें, डेंस लेयर, ठीक है, डेंस लेयर को बढ़ा दें। मैं कहता हूँ लेयर्स की आप हाइट बढ़ा दें, नेटवर्क बढ़ा दें तो लेयर्स बढ़ा देते हैं। मैं कहता हूँ अब लेयर्स को बड़ा कर दें, पहले लेयर्स बढ़ा दें, अब मैं कह रहा हूँ लेयर को बड़ा कर दें। सर ये आउटपुट जो है ना 16 निकल रहा है, इसको ज्यादा कर देंगे। बिल्कुल 100% ऐसा ही है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई कि अगर आप नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ा दें यानी डेंस लेयर बढ़ा दें तो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और अगर आप इसके हिडन यूनिट्स बढ़ा दें आउटपुट तो भी आप यानी अपने मॉडल को ओवरफिट करवा सकते हैं। ये तो अभी करवाना बता रहा है, हमें तो रोकना है, ठीक है। अच्छा ये चीज हो गई। उसके बाद क्या है, मैक द लेयर बिगर, जो कि अभी हमने देखा है, आउटपुट बढ़ा दें। इपॉक बढ़ा दें, इपॉक क्या है याद है? यस सर। जी बताना चाहेंगे क्या है थोड़ा सा? नंबर ऑफ आइटरेशंस, यानी कि हम एक उसमें जो है ना वो कितनी नंबर ऑफ आइटरेशन यानी कितनी दफ़ा उसने डाटा को सैंपल डाटा को ट्रैवर्स करना है। ओके, ट्रेनिंग डेटा को हम कितनी दफ़ा यानी पूरे ट्रेनिंग डेटा को, तमाम ट्रेनिंग सैंपल्स को मॉडल से कितनी दफ़ा गुजारते हैं, ठीक है, क्यों गया ये क्या है, रेगुलराइजेशन टेक्निक। अभी तो आपने ओवरफिट बनाया था, अब मैं ओवरफिटिंग से रोक रहा हूँ। पहला तरीका क्या है ओवरफिटिंग से बचने का, पहली टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे आप, ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट कहाँ पे अप्लाई होता है? ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पे। इसका थ्रेशोल्ड क्या है? 20 to 50। ठीक है, अच्छा फिर ये कह रहा है ट्राई डिफरेंट आर्किटेक्चर, ऐड और रिमूव लेयर्स। क्या करेंगे यहाँ पे हम? रिड्यूस नेटवर्क साइज वाला काम आ गया। नेटवर्क का साइज कम करें या फिर ज्यादा करें, तो ऐड और रिमूव से भी फर्क पड़ता है, एक चीज बढ़ाई एक चीज कम की। अच्छा इसी तरह रेगुलराइजेशन की टेक्निक थी L1 और L2, जो कि वेट रेगुलराइजेशन कर जाती है, इसको आप लगा सकते हैं। ये भी याद है ना, L1 का मतलब एब्सोल्यूट, L2 का मतलब क्या है, स्क्वायर्ड, ठीक है, और वेट्स को हम लिमिट में कर देते हैं। अच्छा फिर हमारे पास तीसरा तरीका क्या है, हाइपर पैरामीटर। क्या होता है ये हाइपर पैरामीटर? हाइपर पैरामीटर होता है नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, यानी कि जो भी हम पैरामीटर सेट कर रहे होते हैं, तो वेट्स वगैरह क्या है और नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कितनी है, आउटपुट यूनिट्स कितने हैं, बाइस ठीक वगैरह है, क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बता रहा नंबर ऑफ यूनिट्स पर लेयर, ठीक है, कितने होंगे, लर्निंग रेट क्या होगा, ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है जो बेस्ट होगी। इसके बाद ऑप्शनली क्या है, आइट्रेटेड, यानी एक दफा में नहीं होता, ये आइट्रेशन आपको करना पड़ेगी। फीचर इंजीनियरिंग, फीचर इंजीनियरिंग क्या है, ऐड न्यू फीचर्स। आपके पास 5 कॉलम थे, आपने 1 कॉलम और बढ़ा दिया, 6 हो गए, ठीक है। रिमूव फीचर्स, आपके पास 50 फीचर्स थे, 2 फीचर्स आपने कम किए, तो ये क्या कहें। अच्छा कैसे, किसको रिमूव करना है, अब इसके ना बहुत सारे यानी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेंगे।
आपने पहले एक कॉलम के साथ एक्स को और वाई को मैप किया, नहीं आया। फिर एक्स के अंदर दो फीचर्स कर दिए, दो कॉलम, पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, पहले को तीसरे के साथ, ठीक है, फिर दूसरे को पहले के साथ, जो भी कॉम्बिनेशंस बनती है। तो आपने दो दो की कॉम्बिनेशन से देखा, फिर तीन तीन की कॉम्बिनेशन से देखा, फिर चार चार की कॉम्बिनेशन से। तो हम वो कॉम्बिनेशन सेट बनाते हैं और मॉडल को ट्रेन करते हैं। जहां भी आपकी अनसीन डेटा की एक्यूरेसी अच्छी आने लग जाए, तो इसका मतलब है ये जो 3 फीचर या 4 फीचर आपने सिलेक्ट किए हैं वो आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। तो ये आइटरेटेड बेस सर है, ये जब आपका यानी ये मॉडल को अच्छी एक्यूरेसी दे देता है और आपको उसको इन्हेंस करना है, रेलेवेंट फीचर्स चाहिए, तो फिर ये फीचर इंजीनियरिंग आप आगे और करते हैं। जी, कुछ कहना चाह रहा था कोई? सर ये सिर्फ टेबुलर डाटा पे आप फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि 2 मैंने टेबल्स कॉलम्स दे दिए या इस तरह से, तो जो इमेज या वीडियो है उस पे इमेज तो पे नहीं। भी हो सकता है, जैसे अभी हमने कहा था कासिम की पूरी तस्वीर हम दे रहे थे, हम फिर कासिम के फेस की दे रहे थे, हम कलर्स की फीचर्स को कम या ज़्यादा, चैनल हमारे पास 3 था, RGB हमने उसको 1 किया था, ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट में करके देखें। तो इट्स टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस है ये, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेंगे फीचर इंजीनियरिंग, ये ऑप्शनल लिखा हुआ है इसलिए इसने, ठीक है। तो ऑप्शनल है, कर सकते हैं, ये भी हम काम करते जी हैं। सर। जब आप रिसर्च करेंगे ना तो ये लाजमी आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना पड़ते हैं। तो अब इसको हम फाइनल जरा समरी करते हैं, हमने सीखा क्या है। सबसे पहली चीज, डिफाइन द प्रॉब्लम एट हैंड, आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। हमें सबसे पहले ये पूछने प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा कि भाई कैमरे के जरिए स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क करनी, समझ लिया, ठीक है। उसका डेटा है आपके पास, उसने कहा हाँ, ठीक है। क्या ट्रेन करना है, तो हमें पता चला कि हाँ इसके ऊपर मॉडल डेटा मौजूद है, तो हम इसके ऊपर ट्रेन कर सकते हैं। अगर डेटा नहीं है तो डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, और कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, अनोटेट या लेबल्स करना पड़ेगा अगर नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो हमें उसको लेबल भी करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हमें क्या करना है, हाउ यू विल मेजर सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम अभी तक एक्यूरेसी के ऊपर रुके हुए थे। सिर्फ एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपकी प्रॉब्लम की बेस करती है कि किस मेजर को देखना है। तो जैसे कि कैंसर के केस में मुझे जो मेजर करना था, मेरा जो कंसर्न था वो किसके साथ था, TPR, ट्रू पॉजिटिव रेट के साथ था, कि कितने सही में से सही को इसने प्रिडिक्ट किया। तो वो जो रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अपनी मेजर ऑफ सक्सेस आप डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, उसको फिर हम मॉनिटर करते हैं वैलिडेशन के ऊपर और टेस्टिंग के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर। इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल होते हैं, होल्ड आउट, के फोल्ड और इसी तरह आइट्रेटेड के फोल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलप अ फर्स्ट मॉडल डज बेटर देन बेस्ट लाइन। तो हमें एक मॉडल ऐसा बनाना है मिनिमम भी, जिसका प्रॉपर्टी जो है, सॉरी प्रोबेबिलिटी जो है वो बेस्ट लाइन से ऊपर, जैसे बाइनरी है तो 50 से ऊपर होना चाहिए। आपकी 7 क्लासें हैं या आपके पास 4 क्लासें हैं, तो हर उसकी एक्यूरेसी कितनी आना चाहिए, 25 से अबव आना चाहिए। 10 क्लासें हैं तो 10 यानी प्रोबेबिलिटी आपकी 10% से ज़्यादा आना चाहिए। तो बेस्ट लाइन से ऊपर आना चाहिए कम से कम। ऐसा मॉडल आप बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे कि हमारे मॉडल के स्टैटिस्टिकल पावर है। अच्छा, ओवरफिट मॉडल कैसे बनाते हैं, आप लेयर ऐड कर दें, आप नोट्स ऐड कर दें, और क्या था आपके 3 चीजें बताई थी इसने, जी सर। एक और क्या था, ऐड ट्रेंड, में अच्छा नंबर इपॉक बढ़ा दें। तो अगर ये 3 चीजें करते हैं आपका मॉडल क्या होता है, ओवरफिट हो जाता है। ओवरफिट को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलराइज करना पड़ता है। अच्छा, सर वो रेगुलराइज करने के लिए हाइपर पैरामीटर को आप ट्यून करते हैं, ठीक है, वैलिडेशन सेट वगैरह को सेट करते हैं। और हमारी जो रिसर्च है ज़्यादातर हम जो फोकस करते हैं वो हम रेगुलराइजेशन की तरफ करते हैं। लेकिन आप सिर्फ रेगुलराइजेशन को फोकस ना करें, आपको बिग पिक्चर पता होना चाहिए जो ऊपर हमने पढ़ी है, सारी चीज़ें पढ़ी ना, इनपुट क्या आउटपुट क्या है, इसके कौन से फीचर इंपॉर्टेंट, कौन से फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी मैट्रिक्स रखनी, कौन सी नहीं रखनी। तो आपको पूरी बिग पिक्चर पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें क्या करने जा रहे हैं, ना कि सिर्फ हम फोकस करें कि नहीं भाई अनसीन डेटा के ऊपर सिर्फ एक्यूरेसी अच्छी लानी, नहीं, आपको बिग पिक्चर पूरी पता होना चाहिए। तो ये आपकी है डीप लर्निंग। चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया, Q1। तो इनिशियली अब हमारे पास इतनी विकैबुलरी है, कौन सा काम कैसे होता है, किस तरह किया जाता है, क्या एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। तो आपको जनरल नॉलेज डीप लर्निंग में जितनी भी है वो सारी पता चल गई।
ठीक है, यानी डीप लर्निंग में जितना काम होता है, कैसे काम होता है, वो सारी की सारी जनरल नॉलेज जो है सुपरवाइज लर्निंग की, फिर यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ, पता चले कि सर रीइंफोर्समेंट लर्निंग बाकी है। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जितनी जनरल नॉलेज है जिसके ऊपर हम काम करेंगे डीप लर्निंग पे ओवरऑल, वो सारी इसने यहाँ तक हमें डिफाइन कर दी। तो उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग क्वार्टर के यानी क्विज तो यार अच्छी आएंगे, क्विज पर्पस नहीं है हमारा, मेन चीज था लर्निंग फोकस। हमने ये 19 से 20 कितनी क्लासें हो गई आज? 20 से 21 क्लासें हो गई होंगी तकरीबन। 20 हो गई 20 हो गई हैं। तो ये हमने यानी 13 क्लासों में ख़त्म करना था और हमने ये 20 क्लासों में कंप्लीट किया है। तो हमने वैसे नहीं किया कि हम भागे हों, तेज कर रहे हों, तो हमने एक एक पॉइंट को कोशिश की है कि फोकस करें, उसको समझें, उसको इम्प्लीमेंट करें। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे भी आप लोग के साथ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो उम्मीद करते हैं आगे भी हमारा सफ़र कंटिन्यू रहे इंशाल्लाह लर्निंग का, ना कि सिर्फ इस कोर्स से, कोर्स के हट के भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह में हम लोग कनेक्ट रहेंगे। चलें जी, तो कोई आप लोग के क्वेश्चन वगैरह हो? तो ये सर जो ये अभी बुक्स हैं डीप हमने लर्निंग हुई है, इससे आगे फिर हम अभी अगले क्वार्टर्स में क्या क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्वार्टर में हमें इसके आगे के जो 4th चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है। उसके लिए आपको जीपीओस की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो कॉलैब पे इस्तेमाल करें, अमेजोन ACA2 आपको देता है, उसमें आप क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के अपनी यानी फ्री उनकी 1 साल का क्रेडिट आपको देता है कुछ स्पेसिफिक, तो वो इनफ होगा हमारी लर्निंग के लिए। तो जब भी अमेजोन की सर्विस इस्तेमाल करें तो लाजमी उसको आप शट डाउन भी किया करें उस सर्विस को, तो ये आपको करना पड़ेगा। अमेजोन पे कर सकते हैं। कॉलैब पे प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ट्रेनिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कॉलैब सबको फ्री ऑफ सोर्स यानी फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्विस दे रही है ना, मशीन दे रही है गूगल, तो वो कभी भी आपके सेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ कॉलैब पे ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज आपके पास अपना यानी जीपीयू इंस्टॉल है तो यार बहुत आसानी से आप ये कोड वगैरह इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। हत्ता कि मेरा जो लैपटॉप है ना, इसके ऊपर भी ये कोड नहीं चल पाएगा, तो मेरे पास जो UBL में सिस्टम है, तो मैं सारे के सारे कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा, देन आप लोग के साथ उसके जो भी रिजल्ट होंगे उनको हम शेयर करेंगे। वैसे तो बुक के अंदर वो सब हुआ हुआ है। जी सॉरी, उस सिस्टम की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं? उसमें 1080 GTX GPU लगा हुआ बस, बाकी i7 है और 8 जनरेशन है आई थिंक। कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, 32 GB उसकी रैम वगैरह है, उसमें SSD हार्ड डिस्क वगैरह भी लगी है, तो सिस्टम अच्छा है। सर मेरे पास 1060 लगा हुआ है, तो वो चला लेगा? उसकी कितनी टोटल मेमोरी है? 6 GB से ज़्यादा होना चाहिए। 6 GB उसकी जो है GPU मेमोरी है और 16 GB मेरे सिस्टम की सही है, मेमोरी। आराम से चलाएगा। एनवीडिया है ना? यस सर। चलें बेस्ट है, आराम से करेगा। तो उसका Except GPU मेरा ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल है? यस तो सर। बस फिर ड्राइवर इंस्टॉल है उसके GPU के? यस सर। क्योंकि ये अपने आप में ना TensorFlow GPU इंस्टॉल करना एक सर का दर्द है। सही बात है सर। ठीक है सर। ठीक है, तो ये एक बहुत यानी इसके अंदर टाइम लग जाता है, तो वो इंस्टॉल है तो फिर कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, आराम से चलाएगा। सर उसके अलावा जरा क्विज का बता दीजिए। तो यार आपके जो शुरू के 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर्स में से आएंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर पहले आप चैप्टर को पढ़ें, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले उन्हें हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट फिर आप उसी चैप्टर के जो हाईलाइट्स किए हुए पॉइंट्स हैं उनको पढ़ के उसकी डेफिनेशन अपने जहन के अंदर याद करने की कोशिश करें। तो बस ये आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, बाकी कोई बहुत आसान है। सर वो स्पेशलाइजेशन का आपने क्या बताया जो नेक्स्ट यार हाँ, वो लाजमी आप लोग करें। ये जो अभी यानी आपका सेमेस्टर या क्वार्टर ब्रेक आ रहा है, तो इसके अंदर आप कोशिश करें कि टेंसरफ्लो स्पेशलाइजेशन जो कोर्स है कोर्सेरा के ऊपर 4 कोर्सेज वो निकाल लें। अगर वो आप कोर्सेज निकाल लेते हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर में आप मेरे साथ पढ़ा रहे होंगे, यानी हम मिलके सिर्फ डिस्कशन कर रहे होंगे। आप लोग अपने बहुत सारे स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कराची वाले स्टूडेंट ने कर लिया, AI सॉल्यूशन के नाम से किया है, एक और स्टूडेंट है उन्होंने भी किया है, तो आप लोग भी कर पाएंगे। सर क्विज कब तक होंगे?
क्विज इस मंथ के लास्ट जो भी यानी डेट्स होंगी उनमें हम अनाउंस कर दें, यानी उनके अंदर कंडक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट सर फर्स्ट 4 चैप्टर्स है ना? फर्स्ट 4 चैप्टर्स, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। शुरू के 4 चैप्टर से हमारे क्विज आएंगे। सर ज्यादा किस चैप्टर में से आएगा? 4 में? कुछ वो नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर कहूँ ज्यादा इससे आएगा उससे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वही मैं जी बोलिए। अब हम ऑन साइट पे कन्वर्ट हो सकते हैं इसके बाद? यार प्रॉब्लम ये है पेंडेमिक की वजह से अभी तक देखिए गवर्नमेंट अभी रीओपन कर रही है, लेकिन कब दोबारा इसको क्लोज कर दे नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए 2020 में अभी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम ऑन साइट जाने का नहीं सोच रहे, क्योंकि अभी आपकी ख़त्म नहीं हुई ना, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। जी सर। तो खुदा ना खास्ता ज़िंदगी की यानी हमारी वजह से हो प्रॉब्लम, तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि ये ना हो। ऑनलाइन मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर इफेक्टिव मुझे तो लगा, पता नहीं बाकी दोस्तों का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ इफेक्टिव तो है, देखे ना मेरे लिए भी कितनी आसानी है, अपने आराम से रिलैक्स होकर घर से पढ़ा रहा हूँ। बंदा लेट के पढ़ ले, सैटरडे को भी भाग रहे होते थे यहाँ और यहाँ से फिर वापस। हकीकत है वो बहुत ज़्यादा यानी हैटेक हो जाता, बड़ा मुश्किल तरीन काम था, ठीक है। तो है तो सही, लेकिन ये है कि ये आप लोग की वोटिंग के ऊपर होगा कि ऑन साइट जाना है या ऑनलाइन ही रहना है। लेकिन 2020 में तो अभी हम ऑनलाइन हैं। सर मैं जो है ना MS डाटा साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ बैरियर यूनिवर्सिटी में ना, तो अभी हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो भी उन्होंने ऑनलाइन ही रखा है, ऑन साइट नहीं किया उन्होंने। ओके, कंप्लीट जो ऑनलाइन किया उन्होंने, तो हालांकि उन्होंने फीस भी काफ़ी अच्छी खासी ली है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। खैर यूनिवर्सिटी तो वैसे वो पैसों के लिए तो वो यानी खुली हुई है, उनका पर्पस कुछ और है। जी तो जी सारी यूनिवर्सिटी पैसे तो नहीं छोड़ेंगी जी। सर वैसे एक्सपेक्टेड कब है नेक्स्ट क्वार्टर हमारा? यार देखो इसमें ना थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो आपके यानी क्विज होंगे। अच्छा, क्विज होने के बाद जो रिमेनिंग रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि एक चांस सबको दिया जाए, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी भी फाइट करना पड़ेगी, तो लास्ट चांस सबको दिलाएंगे। फिर उसके बाद रिज़ल्ट कंपाइल होने में टाइम लगता है, एंड फाइनली फिर आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा, तो यानी कम से कम भी 1 महीना तो लगेगा, ये माइंड में रखिएगा। सर नेक्स्ट सेमेस्टर में भी सबको एनरोल करेंगे फर्स्ट की तरह, या फिर कोई है थ्रेशोल्ड लगाया? या थ्रेशोल्ड लगाना चाहिए ना, पासिंग वालों को आगे पास करेंगे अब। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर सबको पास कर देंगे थर्ड क्वार्टर में कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा। कर भी दें कोई मसला नहीं है, अनाउंस हम कर देंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वो पहली दूसरी क्लास में बैठेगा, तीसरी क्लास उसको कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। अगर उसने नमपाई नहीं पढ़ा, पांडास नहीं पढ़ा, डीप लर्निंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको नहीं पता, ROC क्या होता है, TRP क्या होता है, प्रिसिशन क्या होता है, तो हम वहाँ पे वो मेजर कर रहे होंगे कि हमें इसको फोकस करना है, तो वो उन्हीं कॉन्सेप्ट में फंसा हुआ होगा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि जो गिट का क्विज है उसके रिजल्ट्स को एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि उसमें काफी जो है ना प्रॉब्लम हुई है काफी बच्चों को। समझे वो ऑप्शनल ही है, वो एक्सक्लूड ही है, उसको ऑप्शनल ही समझे। ठीक हो वो ऑप्शनल ही है, मतलब अभी तक एक क्विज हुआ है वही कंसीडर होगा जो पहला हुआ है। दो है ना, नमपाई पांडास। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शनल ही था। इस पूरे साल में जो हमने ये कोर्सेज पढ़ने हैं, कंटेंट, ये कहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? क्योंकि अक्सर जो है वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई बाहर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम जो जिस तरह मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं इस कोर्स को बना के आगे करता हूँ कि मैंने ये 1 साल का कोर्स कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे जो है ना वो अलाउ किया जाए मास्टर्स के लिए। तो अक्सर वो डिस्क्रिप्शन मांग रहे होते हैं कोर्सेज की, तो वो कहाँ से मिल सकती है? फेसबुक पे आप जाएं, सर्जिया ने कोर्स आउटलाइन फाइंड करें, ठीक है। तो कोर्स आउटलाइन पे वहाँ पे Q1 Q2 वहाँ पे आपकी मौजूद है। वहाँ भी ना जाएं, इनकी जो वेबसाइट है PIC की वेबसाइट के ऊपर कोर्स लिखे हुए हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करें सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, तो वहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। जो आगे हम पढ़ेंगे वो भी वहाँ लिखी हुई होगी ना? बिल्कुल, ओवरऑल तमाम चीज़ें।
हत्ता कि अभी सर एक Q4 का भी आपका वो बन चुका है, तो वो भी वहाँ मौजूद है अगर सर एक सर्च चीज यानी और पब्लिश। पूछनी थी जी सर, अरफान। एक चीज और पता करनी थी, वो ये है कि इसका जो सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट मिलेगा एट द एंड ऑफ द कोर्स, इज इट इक्वल टू कोई डिप्लोमा है कुछ है, या इट्स जस्ट सिंपल सर्टिफिकेट? यार देखो अभी तक तो किसी को सर्टिफिकेट मिला नहीं है, और हमारा कोई पर्पस नहीं है कि जॉब के लिए इस्तेमाल हो। हमारा पर्पस ये है कि हमारे जो स्टूडेंट हो वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं लगे हुए हों, अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए हुए हों, तो एट द एंड आपके पास आपके हाथ में प्रोजेक्ट होगा। नहीं सर, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन होता ये है ना कि अगर आपके पास कोई सॉर्ट ऑफ डिप्लोमा वगैरह होता है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसको एज ए क्रेडिट आवर्स ले लेती हैं, और जिन बच्चों ने बीएस कर रहे हैं या नहीं किया हुआ या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, अगर वो इसको एज ए क्रेडिट आवर यूज़ करके अपनी आगे का 1-1.5 साल बचा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो यही पढ़ाना है ना, तो ये होगा तो सही यही। कह तो बात यह है कि एटलीस्ट जो पढ़ रहा है वो अपना साल तो बचा सकता है ना, कम से कम इसको एज ए क्रेडिट आवर काउंट करा के, बाकी 4 साल करने थे तो 1.5 साल इसमें या 1 नहीं साल नहीं वो काउंट तो हो गया मिल तो 3 जाएगा, साल रह गए। वो तो जी मिलेगा, वो टेंशन नहीं लें, वो तो आपको सर्टिफिकेट एट द एंड आपको मिलेगा, वो नहीं टेंशन नहीं, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ सर्टिफिकेट तो मिलेगा, लेकिन पीआईआईसी कोई वो है एफर्ट कि भाई इसे एचईसी रिकॉग्नाइज करे कि कुछ क्रेडिट आवर्स मिलेंगे इसके, या कुछ ऐसा, क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी राइट, इट्स अ सेमी गवर्नमेंट बॉडी पीआईआईसी जो भी है, गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कि इट्स प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव। तो अगर तो ये इस तरह है तो फिर तो बाहर की यूनिवर्सिटीज भी, अगर कोई बाहर पढ़ने जाएगा उनके भी क्रेडिट आवर्स काउंट होंगे, क्योंकि वो इक्वलेट करते हैं इसको। तो तो यानी वो इसकी पूछ कुछ रहे हैं कोई रिकग्निशन है, और सिंस ये वो प्रेसिडेंशियल ना, इनिशिएटिव है तो कैन इस बी पे मेक इट एज अ होना चाहिए। वर्थ टू रिड्यूस आवर एजुकेशन टाइम, या हम यही चीज दोबारा जाके पूरा 1 साल लगा के फिर कहीं और पढ़ेंगे अगर हम मास्टर्स करते हैं या हम बैचलर्स करते हैं तो? ठीक है, मैं आप लोग के क्वेश्चन बिल्कुल समझ गया। अच्छा देखें, अभी तक क्योंकि कोई पहला बैच पास नहीं हुआ तो इसके ऊपर आगे कोई वर्क नहीं किया गया ना कि एचएससी से हमें क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन एट द एंड ये करना लाजमी है ना और ज़रूरी है, तो क्रेडिट आवर्स काउंट होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी यानी फिर आप लोग भी ईमेल करें कि इसका क्या प्रोसेस है, ये काउंट होंगे या नहीं होंगे। तो अभी तक ऐसा कोई मैनेजमेंट ने काम नहीं किया, ठीक है, मेरे सामने यानी मेरी आंखों के सामने अभी तक नहीं गुजरा, लेकिन आप लोग ईमेल करें ताकि इसके ऊपर अभी से स्टार्ट कोई ना कोई काम करें। जी सर, क्योंकि अगर प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव है तो अगर डॉक्टर अलवी साहब चाहेंगे तो जाहिर बात है, ही इज यार अथॉरिटी, बिल्कुल, तो इसको तमाम कुछ, यूनिवर्सिटीज उनके अंडर में आती हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो फिर इसको कुछ रिकग्निशन मिलेगी तो हमें भी फायदा इन टर्म्स होगा कि सीखा हुआ भी होगा और हमारा टाइम भी बचेगा और उसकी कुछ वर्थ भी होगी। सही, बिल्कुल सही कह रहा है, तो करते हैं ना इसके ऊपर, आप लोग ईमेल करें सारे के सारे, तो वो ईमेल जब क्यूरी आती है ना सामने, तो वो एक सवाल उठ के रेज होता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इस पर हमें काम करना है। चलें सर, आई विल रेज अप इन द ग्रुप एज वेल, के अक्सर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे ईमेल लिखें ताकि दे टेक इट सीरियसली, ताकि इसका कुछ हो बिल्कुल सके, क्योंकि इट इज विद इन देयर पावर्स, आप लोग कर सकते हैं, हम बीइंग अ स्टूडेंट तो कुछ नहीं कर सकते, अगर आप इंस्टीट्यूट कोशिश करेगा तो वो कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन जब तक आप लोग यानी क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे जब तक कोई भी नहीं करेगा, डेफिनेटली तो सर, डेफिनेटली ये आपको रेज करना है। ठीक है सर, थैंक यू कोई सर। चांस है कि जो क्विज मिस हुए हैं आप लोग उनको दोबारा कंडक्ट करा सकें? बिल्कुल मेरी कोशिश होगी, सर ठीक है, कल आप कोशिश कोई होगी। करवा दीजिएगा क्योंकि वो मिस हो गया था। और सर इनका पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि नेक्स्ट में ये प्रमोट कर दें? असल में मेरा साथ में आईटी का एक छोटा सा बिजनेस है जो मैंने स्टार्टअप लिया हुआ है गेमिंग का, मैं डेवलपर हूँ खुद, तो उसके बीच में मैं काफ़ी बिजी रहा, इस वजह से मेरा पांडास का क्विज भी निकल गया था, तो मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं इसको भी ड्रॉप ना करूँ और इसको आगे अपने स्टार्टअप के साथ ना ऐड कर सकूँ। तो इनका पासिंग क्राइटेरिया क्या है? यार देखो, अभी तो लास्ट चांस जब मिलेगा, सारे आपने क्विज देने हैं, तो उसके बाद फिर वो परसेंटाइल बेस 25% से ऊपर होना चाहिए ना। अच्छा, चलें फिर परसेंटाइल, ठीक है। ठीक है, तो वो टोटल आपकी परसेंटाइल 25 से अबव होगी, देन आप यानी फिर क्वालिफाई करेंगे। जी सही है, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये सफ़र बहुत अच्छा रहा आप लोग के साथ, आगे भी हमारा सफ़र कंटिन्यू रहेगा। तो जब तक के लिए, अच्छा ये आपको फारिग नहीं बैठना, टेंसरफ्लो स्पेशलाइजेशन का कोर्स आपको निकालना है इस दफ़ा, ताकि नेक्स्ट यानी सेमेस्टर के अंदर हम जस्ट डिस्कशन कर रहे हो और कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, ठीक है।
सोशल मीडिया के अलावा सर ये मैसेज नहीं भेजते कि इस दिन क्विज है या इस दिन क्विज है, तो बाजू का बच्चों का इस वजह से उन्होंने बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, 3 हमारे चैनल हैं, टेलीग्राम है, दूसरा फेसबुक है और तीसरा स्लैक है। तो इनके ऊपर ये चैनल बने हुए हैं और इन्हीं के जरिए कर रहे हैं, तो ईमेल वगैरह पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 3 में से किसी एक चैनल पे लाजमी आप कनेक्ट रहें, दिन में एक दफा देख लिया करें जस्ट। सर ऐसे नहीं हो सकता कि जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट का एक ही दफा वो जो कोर एकेडमी थी उन्होंने हमारा ले लिया था सर्टिफिकेशन का टेस्ट, तो इसी तरह टेंसरफ्लो का नहीं होगा? या टेंसरफ्लो का पता करना पड़ेगा कौन करवा रहा है, कैसे ऑनलाइन है, तो चेक करते हैं उसको। क्योंकि सर उसमें रेट भी बहुत अच्छा मिल गया था और ज़रा कन्वीनियंट भी हो गया था कि सारा जो उसका जो वो वाला था साइड वो उन्होंने करवा दी थी, बाकी हमने खाली टेस्ट देना था। सही बात तो सही कह रहे हो, देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हम बच्चों ने निकाला नहीं है ना, कराची वाले बच्चों ने में सिर्फ एक ही ने निकाला है। ठीक है, तो इसके लिए तो पहले हमें बच्चे प्रिपेयर करना पड़ेंगे, इसके लिए बहुत सख्त मेहनत चाहिए। पाइथन तो चलें बहुत आसान थी, यहाँ तो बहुत सख्त मेहनत करना पड़ेगी और प्रोजेक्ट बेस होगा। ये एग्ज़ाम जो है 5 घंटे का एग्ज़ाम है, 5 प्रोजेक्ट होंगे और लिमिटेड टाइम के अंदर आपको एक यानी प्रॉब्लम दी जाएगी, वो सॉल्व करना पड़ेगी। टेंसरफ्लो की बात कर रहे हैं? टेंसरफ्लो की। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। 5 घंटे का एग्ज़ाम है। मतलब इसके क्विज़ेस वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ एग्जाम होगा थर्ड क्वार्टर सिर्फ में? एग्ज़ाम है, सिर्फ एग्ज़ाम है। सही हो गया। टेंसरफ्लो का ये मैं गूगल की सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, गूगल सर्टिफिकेशन। मैं गूगल सर्टिफिकेशन याले के तो 4 चैप्टर के भाई क्विज होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो दोनों को मिसअप ना करें। सही सही। चलें तो ग्रेट, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ओके सर।